स्टूडेंट्स, इस सीरीज के अंदर हम बात कर रहे थे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन देखी, भाई क्या होती है, बिल्कुल बेसिक से हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर हमने देखा हमारे पास स्केलर के साथ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होती है, स्केलर क्वांटिटीज के साथ मल्टीप्लिकेशन होती है और उनका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, और सिर्फ स्केलर या स्केलर नंबर के लो। ठीक है, और अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी उससे मल्टीप्लाई हो तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, किस तरह से मल्टीप्लाई होगा, ये भी हमने देखा था। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारे पास जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वेक्टर जब आपस में हमारे पास दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, सही है, वेक्टर मल्टीप्लाई वेक्टर, तो हमने देखा कि हमारे पास जो है एक, अगर ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है तो हमने देखा कोई हमारे पास एक थर्ड वेक्टर निकल कर आया। ठीक है, थर्ड वेक्टर निकल के आया, सही है। यानी हमारे पास क्या हुआ, जब हमने देखा कि जब हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास एक रिजल्ट आया स्केलर, सही है, स्केलर क्वांटिटी आई हमारे पास, सही है। और एक हमने देखा हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो दूसरा रिजल्ट आ रहा था वो हमारे पास आ रहा था वेक्टर, जो कि क्या आ रहा था, एक थर्ड वेक्टर है। यानी हमारे पास ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो हमने देखा कुछ कुछ ऐसे वेक्टर्स थे जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास कोई और वेक्टर आ रहा था जिसको हम कोई सी वेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, और कुछ वेक्टर ऐसे थे जिनको मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आ रही थी, वेक्टर आ ही नहीं रहा था। ठीक है, फिर हमने कह दिया भाई इन सारे वेक्टर्स जो मल्टीप्लाई होकर हमें स्केलर क्वांटिटी देंगे, उन वेक्टर्स की जो हमारे पास जितने भी वेक्टर्स होंगे इस तरह के, उनकी मल्टीप्लिकेशंस को हम क्या कह देंगे, हम कह देंगे भाई ये हमारे पास क्या है, डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कह लो या स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, यानी हमने उन सारे वेक्टर्स की जो मल्टीप्लिकेशन होती है जो हमें स्केलर क्वांटिटी देते हैं, ऐसे वेक्टर्स की सारी मल्टीप्लिकेशंस को हमने डॉट प्रोडक्ट का नाम दे दिया। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट की हम बात करेंगे तो हम क्या बात करेंगे भाई, ऐसे दो वेक्टर होंगे वो हमेशा जो हमें आंसर में क्या देंगे, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वो मैंने बताया कि वेक्टर ही देते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका डॉट का सिंबल होता है इस तरह से। यानी अगर मैं करता हूं भाई ए टाइम्स ए डॉट बी, तो आप क्या बोलोगे, यार ये डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, यानी ये सिंबल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि भाई डॉट लगाने का मतलब ये है कि हम उन दो वेक्टर के अंदर ये डॉट लगाते हैं या उस तरह के वेक्टर के अंदर डॉट लगाते हैं जो रिजल्ट हमें स्केलर क्वांटिटी दे। तो अगर हमारे से कोई क्वेश्चन में जैसे पूछेगा तो हम फट से बता देंगे भाई ये दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ये आंसर क्या देंगे, हमें एक स्केलर क्वांटिटी देंगे जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब उसका रिजल्ट क्या होता है, देखिए इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स जो है हम इसको समझेंगे। ठीक है, दोनों चीजों को साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, अब ये लेक्चर सबके लिए, ठीक है, तो जो फिजिक्स वाले हैं उनके लिए भी, इंजीनियरिंग वाले हैं, ठीक है, मेडिकल वाले, सबके लिए। ठीक है, तो हमारे पास जब दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, सही है ना, डॉट प्रोडक्ट उनका हम करते हैं, यानी ऐसे दो वेक्टर जिनको मल्टीप्लाई कराने से हमारे पास क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। तो वो स्केलर क्वांटिटी जब भी आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, वो हमारे पास आएगी ए वेक्टर और बी वेक्टर है ना, तो ए वेक्टर बी वेक्टर और हमारे पास क्या आ गया, कोस थीटा। कोस थीटा क्या है भाई, और ये ए बी क्या है, तो ए बी जो है ये ए जो है इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड। लिखना तो मुझे ऐसे चाहे था, आप लोग बोलोगे ऐसे लिखना था ना, मुझे तो मैग्नीट्यूड के लिए मुझे तो ऐसे लिखना चाहता, तो मैंने इस तरह क्यों लिखा है। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, आसानी के लिए। ठीक है, अगर मैंने किसी अल्फाबेट के ऊपर वेक्टर लगाया है और साथ में आगे कोई मैं सिर्फ वही वेक्टर लिख रहा हूं, तो अब ये जो मैं ये क्या पूरा इंडिकेट कर रहा है वेक्टर, और ये सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसको आप समझो भाई मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब ये एंगल क्या है भाई, और मैंने कोस की फॉर्म में ही इस एंगल को क्यों लिया, ये सब हम इस रिजल्ट को भी देखेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और एक सेंस ग्रो करेंगे ये एक्चुअली में हमारे पास ये आया कैसे। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जब दो वेक्टर्स होते हैं, याद रहे इस तरह से, तो उनके उनकी अगर हम जो है टेल्स को आपस में मिला लें, उनके दरमियान जो एंगल बनेगा थीटा, ये वो एंगल है।
ठीक है। अब रेशियो कोस क्यों लिए, आपको पता है ना, कोस एक रेशियो होती है, वो क्यों ली वो भी मैं बताऊंगा। और इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि जब भी हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सही है ना, वो हमेशा क्या होंगे, सेम नेचर के नहीं होंगे, डिफरेंट वेक्टर्स होंगे। ठीक है, डिफरेंट वेक्टर से मुराद कि अगर मेरे पास ये कोई ए वेक्टर कोई फोर्स वेक्टर है, मिसाल के तौर पे, मैं मिसाल के तौर पे कहता हूं, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास होगा कोई फोर्स वेक्टर नहीं होगा, ये हो सकता है भाई एक्सेलरेशन वेक्टर हो सकता है ये मेरे पास कोई भी वेक्टर हो सकता है, मगर सेम नहीं होंगे। ठीक है ना, सेम को मल्टीप्लाई करवाने का मतलब बनता भी नहीं। ठीक है, मगर सेम मल्टीप्लाई करवाना भी हम देखेंगे भाई किस तरह से होता है। ठीक है, तो याद रहे जब भी इस तरह के प्रोडक्ट की बात हो रही होती है तो वो हमेशा सेम प्रोडक्ट यानी सेम नेचर के नहीं होते, अलग अलग होते। एक फोर्स है तो दूसरा कोई और दूसरा ही वेक्टर होगा, और आंसर हमेशा उनका एक, देखो ये क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी क्या है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और ये भी कोई नंबर ही वैल्यू आएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, एक मैग्नीट्यूड ही आई है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको पढ़ने के बाद हमारा एक सेंस बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसके हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं, उनको समझने से पहले एक हम एग्जांपल लेंगे जो कि एक फिजिक्स की और एक रियल टाइम एग्जांपल है या रियल लाइफ एक एग्जांपल है। ठीक है, तो वो एग्जांपल क्या है वो अभी हम ज़रा देखते हैं। भाई एक एग्जांपल मैं लेता हूँ और उसको समझने के बाद जो है हम इसके जितने भी रिजल्ट्स होते हैं उसको प्रूफ भी हम सारी चीज़ें इसकी क्लियर करेंगे। ठीक है, तो देखिए लेट सपोज मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो है ना एक बॉक्स है, इधर मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है मेरे पास, लाइक इस तरह से। ठीक है, मेरे पास इधर क्या है, एक बॉक्स है, एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट को जो है ना मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर नीचे लेकर आ जाता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ भाई ये मेरे पास जो है ना एक सरफेस है यानी अर्थ है मेरे पास ये। अब हमारे पास क्या होता है कि एक बंदा जो है, एक कोई भी शख्स यहाँ से एक फोर्स लगाता है। ठीक है, यहाँ से क्या लगाता है, यहाँ से फोर्स लगाता है। मिसाल के तौर पे वो 5 न्यूटन की फोर्स लगाता है। कितनी न्यूटन की भाई, 5 न्यूटन की। ये वेक्टर नहीं बता रहा हूँ, बस मैं डायरेक्शन बना रहा हूँ, याद रहे ये सिर्फ मैंने एक डायरेक्शन इंडिकेट करी है। एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है यानी ये जो मेरी अर्थ है, ये जमीन जो है उसके पैरेलल फोर्स लगा रहा है। यानी अगर मैं इस एंगल की बात करूं, ये आपको पता है पैरेलल है, अगर ये नीचे उठ के आ जाएगी तो ये इसी पे कुलिनियर है, तो आपको पता है जीरो एंगल बनना है, यानी पैरेलल फोर्स लगा रहा है ये बंदा। ये कुलिनियर फोर्स आप कह लो। ठीक है, इनके दरमियान कोई एंगल नहीं है, सही है। अगर ये इसको उठा के मैं यहीं पर ही लेके आ जाऊं तो ये यहीं बनना है। ठीक है, तो एक बंदा पैरेलल फोर्स लगा रहा है और वो लगाता है 5 न्यूटन की फोर्स, और मैं कहता हूँ यार ये 5 न्यूटन फोर्स का जो वेक्टर है मैं बना देता हूँ लाइक इस तरह से, इसी डायरेक्शन में। मिसाल के तौर पे मैंने इतना क्या बना दिया, मैंने एक वेक्टर बना दिया 5 न्यूटन की फोर्स का। ठीक है, और इस तरफ ही बनाया, थोड़ा सा आगे पीछे हो तो इग्नोर करना। अब वो बंदा यहाँ से फोर्स लगाता 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 है, इसको यहाँ पर लेकर आ जाता है, सही है। उसको क्या करता है, उसको यहाँ पर लेकर आ जाता है वो शख्स, इसको धकेलते हुए यहाँ पर लेकर आ जाता है। ठीक है ना, और ये ऑब्जेक्ट जो है ना बिल्कुल सेम बनना चाहिए, बल्कि मैं एक काम अगर ये कर लूँ, इसको ही कॉपी कर लूँ तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा, सही है। अब वो क्या करता है, एक इधर इसको धकेल कर लेकर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर फोर्स लगाई और इसको यहाँ पर धकेल कर लेकर आ गया। अब क्या होता है, जाहिर से बात है कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय हुआ होगा, और जब डिस्टेंस तय कर रहा होगा तो ये चल के, तो यानी कोई स्पीड इसके अंदर रही होगी और ये एक स्पीड से चलता हुआ आया होगा। तो मैं कहता हूँ यार इसने जो है फोर्स जो लगाई है ना, इसने इसको जो डिस्प्लेसमेंट तय करवाया है वो तय करवाया है। मिसाल के तौर पे इधर इधर जो डिस्प्लेसमेंट तय करवाया है वो मैं कह लेता हूँ, सपोज कर लेता हूँ भाई ये जो डिस्टेंस तय हुआ है ये हुआ है d इज इक्वल टू, हमारे पास कितना हुआ है, डिस्टेंस जो आया हमारे पास 10 मीटर का आया है। ठीक है, और मैं कहता हूँ जब उस बंदे ने इसको धक्का लगाया है ना, उस धक्के लगाने की वजह से जो जाहिर सी बात है एक स्पीड आई होगी, वेलोसिटी के लो एक्सेलरेशन के लो, मैं सिर्फ एक स्पीड की बात करता हूँ।
ठीक है, स्पीड आपको पता भाई कॉमन है, ठीक है, एक आपको पता होना चाहिए भाई स्पीड क्या होती है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ भाई 5 की स्पीड इसके अंदर आई होगी। मिसाल के तौर पर मैं कह लेता हूँ, जब इस बंदे ने धक्का लगाना स्टार्ट किया, मिसाल के तौर पे उसके अंदर 5 मीटर पर सेकेंड की क्या आ गई, स्पीड आ गई, और वो इस स्पीड से गया, ठीक है। कोई इसके अंदर बात नहीं है, आप समझ गए भाई इसने डिस्टेंस तय कर लिया। तो फिर मतलब क्या है इस एग्जाम्पल का बताने का, मतलब ये है कि अभी तो इस बंदे ने जो फोर्स लगाई है वो टूवर्ड्स हमारे पास ये पैरेलल टू अर्थ लगाई है। कहाँ लगाई है, पैरेलल टू अर्थ लगाई है। यानी जो हमारे पास जिस सरफेस ये जमीन के ऊपर पड़ा हुआ है, ये जो जमीन है इसको मैं जमीन कह रहा हूँ, अर्थ कह रहा हूँ, ठीक है, उस सरफेस के ऊपर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसके पैरेलल फोर्स लगाई है। ये जमीन है, उसके साथ ही ये धक्का दे रहा है। अगर ये बंदा थोड़ा सा इधर से फोर्स लगाए नीचे की जानिब, या बंदा इस तरफ से फोर्स लगाए थोड़ा सा ऊपर की जानिब, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा अपने, ये सिर्फ आपके कोई मैथमेटिक्स कोई फिजिक्स अप्लाई नहीं कर रहा, एक रियल टाइम रियल लाइफ एग्जांपल से आपको आपके सेंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ हमारे पास क्या होगा, सही है। तो इसी को मैं एक कॉपी करता हूँ यहाँ पर ही सारा रिजल्ट, ठीक है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, इधर जो मेरे पास वेक्टर बना है भाई, वो वेक्टर को भी बना देता हूँ। मैं कहता हूँ भाई मेरे पास जो वेक्टर आया है उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट। मैं कहता हूँ भाई ये डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे पास तय हुआ है, ठीक है, और इसको मैं कह लेता हूँ ये डिस्प्लेसमेंट जो है मेरे पास कितना है मेरे पास 10 मीटर का है। ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, दो वेक्टर मैंने बना लिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं, अगर जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या है, ये वेक्टर है। अब मैं इन दोनों वेक्टर के दरमियान एंगल देखूं, एंगल क्या है, 0 है। क्यों, क्योंकि जिस तरफ सरफेस थी, जिस तरफ फासला तय हुआ है उस तरफ ही फोर्स लग रही है। यानी इधर राइट साइड पे फासला तय होना था और इसी तरफ फोर्स लगा रहे, तो जाहिर सी बात है ये इधर फोर्स लगी, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि एंगल इनके दरमियान कुछ नहीं बना, क्योंकि पैरेलल है। जाहिर सी बात है जब दो चीज पैरेलल हो तो दरमियान कोई नहीं एंगल नहीं बनता। एंटी पैरेलल हो फिर हम कह सकते हैं भाई 180 का एंगल बन सकता है। एंटी पैरेलल से मुराद कि ये जो है ना इस तरफ आ जाए इसे, ठीक है। मगर अभी उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ पैरेलल कह रहे। पैरेलल का मतलब सेम डायरेक्शन में और सेम क्या कहते हैं, नो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करता हूँ, इसी जो सरफेस को कॉपी करके यहाँ पर लेके आता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स मेरे पास क्या होता है कि वही एक और अब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होता है कि भाई वही सरफेस है, वही ऑब्जेक्ट है, इतना ही वेट है, सब कुछ वही है। बस वो बंदा क्या करता है, यहाँ से ऐसे फोर्स लगाने की जगह कुछ सर्टेन एंगल से फोर्स लगाता है। यानी वो बंदा जो है ना, अभी पैरेलल फोर्स लगा रहा था ना, अब मैं कहता हूं कि जो हमारी अर्थ है अगर ये पैरेलल है तो वो इस तरह से फोर्स लगा रहा है। यानी वो जो है थोड़ा सा इस तरह से फोर्स लगा रहा है। यानी अगर मैं बात करूं भाई वो इस तरह से फोर्स लगा रहा था ना, तो वो कुछ इस तरह से फोर्स लगा रहा है, सही है। वो क्या कर रहा है, इस तरह से फोर्स लगा रहा है। यानी वो जमीन के साथ ये एंगल बना रहा है। अब ये वाला एंगल कह लो या ये वाला एंगल कह लो, बात एक ही है। अगर ये थीटा एंगल होगा तो ये भी थीटा एंगल होगा, क्योंकि सेम एंगल बनने, ठीक है। अब वो इस एंगल से फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अब आप बोलो यार ऐसे कैसे फोर्स लगा रहा है, या आप इस तरह से कंसीडर करो कि अगर कोई बंदा इधर होता है इस तरह से, सही है, और वो बंदा इस तरह से होता हमारे पास, सही है, और यहाँ से इस तरह से होता वो बंदा, और यहाँ पर एक आपको पता है कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ और वो उसमें रस्सी बांधकर अपने कंधे पर उठाकर और आगे की तरफ लेकर जाए, सही है। इस तरह भी तो हो सकता है ना। तो अभी भी ये देख लो, अगर इसको मैं और बड़ा करूं तो वही एंगल बनना है जो कि मैं बोल रहा था। अगर मैं यहाँ से देखूं कि ये जमीन और जिस तरह से वो ऊपर की तरफ खींचता हुआ लेके जा रहा है आगे की तरफ, ये एंगल, सही है। ये बंदा यहाँ से फोर्स लगा ले, या एक बंदा जो है वो यहीं से फोर्स लगा ले। ये बंदा थोड़ा मैं छोटा बना दिया, सही ना, इसको इग्नोर करना। जरूरी नहीं कि अपने वो यहीं से खींच के लेके जाए, पीछे से भी फोर्स लगा सकता है। वो जो पीछे से फोर्स लगा रहा है वो इस तरह से फोर्स लगा रहा है, वो ऊपर की तरफ जा रही है, थोड़ी सी ऊपर की तरफ, टूवर्ड्स वाई एक्सिस अगर मैं कह लूं। यानी वो इस तरह से फोर्स लगा रहा है भाई। अब आप एक बात बताओ, उसने फोर्स लगाई भाई 5 न्यूटन की फोर्स लगा ली। अगर मैं वेक्टर बना लूं, 5 न्यूटन का जो वेक्टर है
ये मेरे पास वेक्टर बना हुआ है पहले से, इसको मैं कॉपी करता हूँ। मगर इसकी डायरेक्शन क्या है भाई, डायरेक्शन जो है हमारे पास लाइक इस तरह से है, ये इस तरह से, तकरीबन इस तरह से है, ठीक है। आई थिंक इसको मैं सही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये 5 न्यूटन की फोर्स लगाई उसने, और ये वेक्टर मैंने बना लिया है 5 न्यूटन का फोर्स का, ठीक है। 5 न्यूटन, सही है, ये 5 न्यूटन का मेरे पास बन गया है, और ये वेक्टर आ गया, ठीक है। अब उसने जाहिर सी बात है धक्का लगाया होगा भाई, ठीक है, उसने धक्का लगाया, ठीक है। अब वो क्या होता है कि बॉक्स जो है ना खिसक कर यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, उस बंदे ने जो है ना जब धक्का लगाया तो एक जाहिर सी बात है इधर उसने एक डिस्प्लेसमेंट तय करवा लिया एक कोई, सही है ना, वो यहाँ तक खिसका के लेकर आ गया भाई। तो आप बोलोगे भाई क्या चेंज है, ऊपर भी तो यही काम हुआ है, सही हुआ है भाई, ऊपर भी यही उसने डिस्प्लेसमेंट तय करवाया है, डिस्टेंस के लो फोर्स भी उतनी लगाई है, तो फिर ये ऊपर फोर्स और नीचे फोर्स लगाने का क्या मतलब हुआ। अब आप गौर करो, पहले जो उसने बंदे ने फोर्स लगाई थी जो सरफेस थी जहां उसको डिस्टेंस तय करवाना था, ये डिस्टेंस यही तो है डिस्प्लेसमेंट, और इधर ही फोर्स लगा रहा है तो पैरेलल फोर्स लगा रहा है। अब वो पैरेलल फोर्स नहीं लगा रहा है, यानी उसको लेके इधर जाना है, लेकर उसको इधर जाना है, किधर इधर लेकर जाना है, और वो धक्का कहाँ लगा रहा है, वो इस तरफ लगा रहा है, इस तरह से, देखो डायरेक्शन यही है, सही है। यानी एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, सही है, मुझे जो है ना इसको लेके इधर जाना है, और मैं फोर्स जो है यहां से लगा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, फोर्स यहां से लगा रहा हूं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको और बड़ा करूं ये डिस्टेंस जो है, तो इस एंगल से मैं फोर्स लगा रहा हूं, इस एंगल से बात कर लूं, और अगर इनके मैं वेक्टर बनाऊं, अब एक वेक्टर मेरे पास ये बना हुआ है, आप इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ लो और ये फोर्स वेक्टर समझ लो, तो आप बोलो यार डिस्प्लेस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान ये वाला एंगल बनना है, वही वाला एंगल, सही है ना। यानी वो कुछ इस तरह से एंगल बना रहा है, ये देखो ये एंगल, सही है, इनके दरमियान कुछ एंगल बनना लाइक इस तरह से। यानी मेरे पास वो जिस जिस तरह से फोर्स लगा रहा था उसके पैरेलल नहीं लगा रहा, ठीक है। यानी अगर मैं ये 10 ये हमारे पास जो वेक्टर अगर बनना था ऊपर वाला, अगर मैं इसको यहाँ पर भी लेके आऊँ नीचे, तो देखिए ये मेरे पास दोनों वेक्टर आ गए। अब इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल बनना है वो यही वाला बनना है, जाहिर सी बात है। यानी वो बंदा जो है इसको धकेलना इधर चाह रहा था इस तरफ राइट साइड पे, और फोर्स उसको यहाँ पर लगाना था, मगर ऊपर वाले केस में वो फोर्स भी इस तरफ ही लगा रहा था, यानी इस तरफ ही लगा रहा था, कोई एंगल नहीं बन रहा था। अब एंगल बनना है, फर्क क्या है, फर्क ये आया। अब आप ये सोचो कि जब उस बंदे ने ऊपर इस तरह से फोर्स लगाई थी तो इसने कितनी स्पीड पकड़ी थी, 5 मीटर पर सेकेंड की, मिसाल के तौर पे, ठीक है। अब वही फोर्स लग रही है, वही सरफेस है, वही ऑब्जेक्ट है, हर कुछ सेम है, सिर्फ उसने फोर्स का एक एंगल बना लिया, यानी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज कर ली। अब आप बताओ ये क्या 5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही मूव करेगा, क्या कहते हो आप, करेगा या नहीं करेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लगा ही गलत डायरेक्शन में रहा है, सही है। अगर वो बंदा अभी यहां से ऐसे फोर्स लगाई थी उसने बंदा, अभी वो जो है बंदा यहां से फोर्स लगाए, सही है, इसको मैं खत्म कर लूं। अगर वो बंदा जो है यहां से ऐसे तिरछी यानी इंक्लिनेशन कुछ सर्टेन इस तरह एंगल बना के फोर्स लगा रहा था, वही बंदा जो है इस तरह से फोर्स लगाए, आपको लगता है इधर ये खिसक सकता है? कुछ स्पीड इसके अंदर, जाहिर सी बात है कि जब कोई चीज चलेगी जमीन के ऊपर जब भी तो स्पीड पकड़ेगी, जमीन की अभी खिसकाने की बात कर रहे हैं, सही है। तो इसके अंदर ये राइट साइड पे चलते हुए, क्योंकि जब ये राइट साइड पे मूव ही नहीं करेगा तो स्पीड क्या है, तो फोर्स क्या हो गई, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि इधर अगर मैं बात करूं स्पीड कम की हुई, मैं ये बताना चाह रहा हूं, बताना इसलिए मैं चाह रहा हूं क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि भाई, क्योंकि जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट तय हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यानी जहां पर वो खिसक कर गया है, फोर्स पूरी उस तरफ नहीं लगी हमारी, यानी हमारी जो जमीन थी इस तरफ डिस्प्लेसमेंट था और फोर्स हमारी कुछ इस तरह से लग रही है। अगर ऊपर वाले केस में फोर्स भी इधर थी और डिस्प्लेसमेंट भी इधर था, जब भी हमारे पास जब 5 न्यूटन की फोर्स लगी तो इतना रिजल्ट दिया, मगर यहाँ पर जो है वो फोर्स थोड़ी ऊपर की तरफ लग रही है, तो थोड़ी जब भी जो है ये हमारे पास कुछ जो है ना स्पीड कम दे रही है। मैं कहता हूँ भाई वो
वो तकरीबन जो देगी, मैं एक अंदाजन कह लेता हूँ, एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता कितनी देगी, मैं कह लेता हूँ भाई तकरीबन 3 मीटर की कुछ इस तरह से देगी। वो क्यों देगी? वो इसलिए देगी, अगर आप यार ये बात सोचो कि कंपोनेंट्स का अगर कॉन्सेप्ट लेकर आओ भाई, कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, अगर ये 5 न्यूटन का वेक्टर को अगर मैं यहाँ लेकर आऊँ और इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में इसको तोड़ लूँ, ये मेरे पास कोई क्या है, एफ वेक्टर है, ठीक है, ये एफ वेक्टर है मेरे पास, और ये मेरे पास क्या है, एक्स एक्सिस की हॉरिजॉन्टल सरफेस है, जमीन एक सरफेस है। अब मैं इसको ना दो पार्ट्स में तोड़ लेता हूँ, यानी मेरे पास जो है एक इसका कंपोनेंट ये बना म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हमारे पास वो बनता है ना उसके कंपोनेंट्स जिसको हम दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, अगर मैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर बात करूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई, कंपोनेंट्स आपने पढ़े हुए कि एक फोर्स को हम इस तरह से मानते हैं कि वो दो फोर्सेस से मिलके बनी है। तो ये वाली जो फोर्स थी जो बंदा लगा रहा था, तो मैं क्या कहूंगा, वो इस तरह से फोर्स लगा रहा था कि वो एक फोर्स जो है ना एफ एक्स की तरफ लगा रहा था, और एक फोर्स जो है वो एफ वाई की तरफ लगा रहा था, यानी वो एक ही फोर्स को दो अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहा था। अगर कंपोनेंट्स में बात करें, यानी वो कुछ फोर्स जो है वो एफ एक्स लगा रहा था और कुछ फोर्स जो है वो एफ वाई लगा रहा था। या मैं ऐसे कर लूं कि एक फोर्स ही एक बंदा लगा रहा था ना, मैं कह लूं भाई एक बंदा जो है एफ एक्स की तरफ कुछ इतनी फोर्स लगा रहा था और एक बंदा जो है इस तरफ फोर्स लगा रहा था, यानी एक बंदा इस तरह से फोर्स लगा रहा था, एक बंदा इधर से फोर्स लगा रहा था। तो रिजल्टेंट फोर्स हमारे पास ये वाली बनी, हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स ये वाली बनी, एक ये बात कह सकता हूं। अब आप बोलो कि हमारे पास जो है ये कितनी थी मेरे पास, ये फोर्स मेरे पास कितनी थी, तकरीबन ये मेरे पास थी 5 न्यूटन की, सही है, ये कितनी थी, 5 न्यूटन की फोर्स थी। और इसको मैं कह लेता हूं भाई ऊपर की तरफ जो फोर्स, अब जाहिर सी बात है ये हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास ये दो फोर्सेस, ये 5 न्यूटन की जो फोर्स लगा रहा है, मैं इसको क्या कंसीडर करूंगा कि वो बंदा इस तरह से फोर्स लगा रहा था, वो बंदा इस तरह से फोर्स लगा रहा था कि उसकी कुछ फोर्स जो है वो यहां पर लग रही थी एफ एक्स की तरह, वो कुछ फोर्स यहां पर। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट तय किया है वो किस तरफ किया है, वो एफ एक्स फोर्स की तरफ ही किया है, क्योंकि यही तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो अब ये मेरे पास क्या बन गया, एक एफ एक्स एक वेक्टर बन गया है। तो मैं क्या कहूंगा कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन में इसका कौन सा कंपोनेंट है, आप बोलोगे भाई एफ एक्स, सही है। और जब एफ एक्स, अब जाहिर सी बात है, अब एक फोर्स जो है वो दो हिस्सों में जब टूट रही है, अब ये 5 न्यूटन की तो नहीं होगी, ये कोई 5 न्यूटन की होगी, आप बोल ही नहीं सकते 5 न्यूटन है। मैं बोलो इन दोनों को मिलाकर ये वाली इस एंगल पे 5 न्यूटन की फोर्स बननी है, तो ये कुछ कम रही होगी। जब ये कुछ कम रही होगी तो जब ही तो हमारे पास 3 मीटर की थोड़ी इसने स्पीड पकड़ी है, क्योंकि हमारे पास पूरी 5 मीटर की फोर्स लगी नहीं, हमारे पास सिर्फ इस फोर्स का वो हिस्सा लगा है, इस फोर्स का वो कंपोनेंट या वो हिस्सा लगा है इस डिस्प्लेसमेंट की तरफ जो उसकी डायरेक्शन में था, ये डिस्प्लेसमेंट था। और यही हमारे पास जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में या पैरेलल है, तो हम बोलेंगे भाई यही वाली सिर्फ फोर्स एग्जर्ट हुई है, पूरी फोर्स एग्जर्ट नहीं हुई, ये वाली हमारी जाया गई है, ये वाली हमारी फोर्स जाया गई है, कोई काम नहीं किया इस फोर्स ने, तो ये ऊपर की तरफ जाया हो गई। अगर यही वाली फोर्स हमारी इधर लगती, क्योंकि अगर यही वाली फोर्स हमारी इधर आ जाती या ये वाला हमारे पास इधर आता तो हम इसको कंपोनेंट्स में तोड़ते ही नहीं। कंपोनेंट्स में तोड़ना पड़ा, वो इसलिए पड़ा क्योंकि हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट तो इस तरफ था, फोर्स इधर लग रही थी, तो इसका एक ही कंपोनेंट तो हमारे पास राइट साइड पे लग रहा है, तो इस वजह से हमारे पास जो है ना स्पीड कम आई, सही है। आप बात समझे कि हमारे पास जो है जब एक फोर्स किसी एंगल से लगती है तो फिर वो पूरी फोर्स नहीं लगती, उसका जिस डायरेक्शन में आप उसको धकेल रहे होते हो उसी डायरेक्शन में जितना उसका कंपोनेंट होता है या जितनी फोर्स होती है वही अप्लाई होती है, बाकी जाया जाती है। इसकी एग्जांपल ऐसे भी दे सकता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे एक बंदा इसके ऊपर कोई बैठा हुआ है, सही है, और एक बंदा जो है यहाँ से फोर्स लगा रहा है, एक बंदा जो है यहाँ से, एक बंदा जो है ना वो यहाँ से फोर्स लगा रहा है, आप मान लो, सही है, एक बंदा यहाँ से फोर्स लगा रहा है और ये भी फोर्स लगा रहा है। अब ये किधर लगा रहा है, ये नीचे टूवर्ड्स ग्राउंड लगा रहा है एम जी, और ये आपके पास इस तरफ फोर्स लगा रहा है। तो आप बोलोगे यार अब मुझे एक बात बताओ, इसकी फोर्स लगाने से ये इधर धकेल जाएगा? नहीं, इसकी फोर्स लगाने से धकेलेगा।
तो आप, और फोर्स तो ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, मगर इसकी फोर्स गलत डायरेक्शन में, इसकी तरफ, नीचे की तरफ है। क्या कर रही है भाई, 90 का एंगल बना रही है। सही है, तो ये हमारे पास इस तरह से होता है। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई, तो इसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो है सिर्फ वही कंपोनेंट अप्लाई हो रहा है जो हमारे पास जो है ना, जो हमारे पास इस एक्स की तरफ है। सही है, इसको हमने दो पार्ट में बांट लिया, यानी ये जो हमारे पास एफ वेक्टर था, तो अगर इसको मैं दो पार्ट्स में बांट लूं इस तरह से, सही है, ये हमारे पास क्या है, ये एफ वाई है और ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स है। तो मैंने कह दिया भाई, ये जो डिस्प्लेसमेंट जहाँ तय हुआ है उस तरफ हमारी सिर्फ इतनी फोर्स लगी है। सही है ना, ये पूरी फोर्स में से, जो कि 5 न्यूटन से जाहिर से बात है कम होगी। ठीक है, इस तरह से हम कंपोनेंट्स में तोड़ के उसकी सेम डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है एक फार्मूला ये होता है कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास फिजिक्स का फार्मूला होता है, वर्क डन जो होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है हमारे पास, एक वर्क जो है काम, हमारे पास फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा भी, ये वर्क डन क्या होता है। अब इस पे नहीं जाओ, एक कुछ काम होता है सर्टेन, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई अगर हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है ना, ठीक है, और उसको हम मल्टीप्लाई करवा दें डिस्प्लेसमेंट के साथ, यानी फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो एक स्केलर क्वांटिटी आती है। और वो स्केलर क्वांटिटी क्या है, हमारे पास एक हमारे पास वर्क डन है, जो कि किस में नापी जाती है, जूल में। ठीक है, अब मैं बोलूं भाई, इधर ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ था, ठीक है, वो इधर खिसक कर आया। सही है, डिस्प्लेसमेंट उसने तय किया हमारे पास 5 10 मीटर का। अब मैं बोलूं भाई कितना इसने काम किया है, अब आप बोलोगे ऊपर जितनी फोर्स लगी थी उसी तरफ, जितनी फोर्स लग रही थी इस तरफ ही लग रही थी इस वेक्टर पे, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही था, तो आप क्या बोलोगे भाई, आप सिंपल मल्टीप्लाई करवा लोगे। आप बोलोगे भाई जो फोर्स है, भाई फोर्स कितनी है, 5 न्यूटन की फोर्स कितनी है आपकी, 5 न्यूटन की। मल्टीप्लाई किससे करवाओगे, जो आपने डिस्प्लेसमेंट तय किया है ना, यही फार्मूला है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, 10 मीटर का। सही है, 10 मीटर का है। जब 10 मीटर का है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 50 यानी 15, और ये जूल, यानी ये इसका क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है, यानी वर्क डन का। ये हमारे पास क्या है, वर्क डन, इतना काम हुआ है। अभी काम कौन सा काम है, इसको नहीं, इस पे नहीं जाओ, बस आप ये देखो भाई काम इतना हुआ है। अब मैं बोलूं भाई इधर भी जो है डिस्प्लेसमेंट जो है, ये स्पीड हटा लो, ये फालतू बात है स्पीड की, सही ना, ये हटा लो यहाँ से। अब मुझे कोई बोले भाई ये नीचे वाले के केस में बताओ भाई, ऊपर तो हमने देख लिया भाई 50 जूल हमारे पास वर्क डन आया, इधर कितना आएगा, तो इधर बोलोगे भाई इधर भी हमारे पास कितनी फोर्स लगी है, 5 न्यूटन की। डिस्प्लेसमेंट भी हमारे पास कितना हुआ है, ये वाला, ये हमारे पास 10 मीटर का हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भाई एफ डब्ल्यू बराबर है, हमारे पास एफ फोर्स कितनी है भाई, 5 न्यूटन। 5 न्यूटन हमारे पास मल्टीप्लाई किससे होगा, डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर, और हमारे पास क्या आ गया, हम बोल दिया भाई हमारे पास आ गया 10 जूल। क्या ये आंसर ठीक आया है, ये मुझे बताओ, आप बताओ। जब ऊपर पूरी इस तरफ फोर्स लगी रही थी 5 न्यूटन की, तो हमारे पास आंसर क्या आया था, ये आया था। तो इधर हमारे पास क्या वाकई में ही 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, नहीं, ये हमारे पास 5 न्यूटन की तो फोर्स लग रही है, मगर हमें इसके अंदर वो फोर्स लिखनी होती है जो पैरेलल होती है, जहां आप डिस्प्लेसमेंट तय करवा रहे होते हो। ये अगर आप देखो, ये वाली जो फोर्स है 5 न्यूटन की, ये आपके पास पैरेलल थोड़ी है डिस्प्लेसमेंट के, तो ये आप फोर्स लिख ही नहीं सकते। ये वाली क्यों नहीं लिख सकते, जाहिर सी बात है यार, इधर 5 मीटर की स्पीड से चल रही थी और इधर 3 मीटर की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कंपोनेंट्स की फॉर्म में, तो इसका मतलब है ये मैंने गलत लिखा है। मुझे क्या लिखना चाहा था, ये हमारे पास जब तक ठीक है, ये वाली बात, जब हमारे पास वो पैरेलल हो, दोनों फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पैरेलल यानी सेम डायरेक्शन, या दोनों के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री का हो। मगर जब एंगल बनाएगा, तो मैंने बताया ये एंगल बनाया, तो अब इसकी फोर्स जो है एक y की तरफ है और एक x की तरफ है। कंपोनेंट्स क्या होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, वो आपको सीखना पड़ेगा, मैंने इसके ऊपर लेक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे भाई ये हमारे पास असल इसका फार्मूला ये होना चाहिए,
हमारे पास वर्क डन बराबर है, किसके बराबर है भाई? अब एंगल वेंगल तो नहीं डाल सकते, हम बोलेंगे भाई हमारे पास भाई एफ एक्स लिखूंगा, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा? एफ एक्स या एफ पी, या एफ पी लिख लूं या एफ एक्स लिख लूं। एफ पी का क्या मतलब है? जो कि पैरेलल फोर्स है किसके? डिस्टेंस के, डिस्प्लेसमेंट के, या एफ एक्स लिख लो। अभी इस केस में जो हमारे पास है वो क्या है? पैरेलल कौन सी फोर्स है? एफ वाई फोर्स है। इस ये वाली फोर्स एग्जर्ट हो रही है ना इसके ऊपर, कौन सी फोर्स पैरेलल है डिस्प्लेसमेंट के? आप बोलोगे एफ एक्स। तो हमेशा जो है ना वो वाली फोर्स लोगे। हो सकता है कभी आपका डिस्टेंस ऊपर की तरफ तय हो रहा हो, तो अब आप फिर ये वाली फोर्स नहीं लोगे, आप हमेशा फिर ये वाली फोर्स लोगे, यानी हमेशा पैरेलल। तो अभी के केस में आपके पास जो है वो क्या है? एफ एक्स से पैरेलल। तो आप कौन सी फोर्स लोगे? जो कि अप्लाई हो रही है। अप्लाई कौन सी हो रही है? ये वाली फोर्स एफ एक्स। एफ एक्स लिख लिया। फिर मैंने क्या बताया भाई? क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है डिस्प्लेसमेंट से। सिंपल, ये आपके पास आंसर आ गया। अगर इसी से एक मैं रिजल्ट बना लूं भाई हमेशा के लिए, मैं एफ एक्स और ये तो नहीं लिख सकता, मैं सिर्फ एंगल की मदद से सिर्फ मैं उस जहां डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है और वो जो एग्जैक्ट फोर्स जो आप नेट फोर्स एग्जैक्ट कर रहे हो, जो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, टोटल फोर्स, वो किस एंगल से कर रहे हो? ये टोटल फोर्स तो अप्लाई नहीं कर रहे, फोर्स तो आप ये वाली एग्जैक्ट कर रहे हो, मगर जो अप्लाई हो रही है वो ये वाली है। मगर आप जो टोटल अप्लाई कर रहे हो वो ये वाली है, मगर एक कंपोनेंट उसका सिर्फ उस डायरेक्शन में लग रहा है। असल फोर्स तो यही अप्लाई हो रही है, भले आप कोई सी भी फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो किस डायरेक्शन से, मगर जो उसके उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट्स होगा वही फोर्स अप्लाई होगी। तो आप अगर मैं इस एफ एक्स को निकाल लूं इन द फॉर्म ऑफ एंगल, किसी सम एंगल, तो अभी ये एंगल अगर मैं थीटा कहता हूं तो आप ये एफ एक्स कैसे निकालोगे? अगर आप ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गए, ये आप क्या बोलोगे? अभी कौन सी रेशियो लगाए हम इसके लिए? पाइथागोरस थ्योरम तो हम नहीं लगाएंगे, हम एंगल के लिए हमें कोई कोज रेशियो चाहिए या साइन रेशियो चाहिए, टेन थीटा। तो मैं देखूं मेरे पास कोज ऐसी रेशियो है जिससे हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। कैसे भाई? तो अगर मैं कहता हूं भाई कोज थीटा इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आता है? साइन थीटा में हमारे पास क्या होता है? परपेंडिकुलर, यानी ये वाली साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हमें तो ये तो करनी नहीं है, और याद रही हमारे पास क्या है? कोई एफ फोर्स है हमारी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो एफ एक्स है, यानी हमारे पास बेस क्या है इस एंगल के लिए? बेस हमारे पास ये वाली साइड है। तो बेस क्या हमारे पास? एफ एक्स है डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास क्या है? एफ, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ गया भाई? एफ आ गया, ठीक है। अभी ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड के इस पे नहीं जाओ, अभी हम ये निकाल लें। तो एफ जब हमारे पास उधर चले जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स इधर रह जाएगा, सही है ना। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब मैं जो है इधर एफ एक्स की जगह क्या लिख सकता हूं? W बराबर है एफ एक्स की जगह क्या लिखूंगा? एफ लिख लिया, फिर डी लिख लो और क्या लिख लो? कोस थीटा। अब इनके ऊपर जो है आप जो है इस तरह से एरो डाल लो, यानी वेक्टर क्वांटिटी तो है, ये फोर्स भी आपके पास क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो अब हमने इधर देखा हमारा क्या काम हो गया इस एंगल के आने से, कि जो डायरेक्शन में हमारे पास उसका कंपोनेंट्स हमें निकालना था, जो हमें कंपोनेंट्स चाहिए था, उसको हमने इन द साइन रेशियो में लेकर आ गए। अब हर बार हम फोर्स जो कि इधर मैंने अभी हमारे पास जो पैरेलल फोर्स थी एक्स थी, तो मैंने जो इधर पैरेलल फोर्स थी उसको मैं किस में लेके आ गया, यानी जो मेरे पास पैरेलल फोर्स होती है जहां पर डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा था उधर ही वो पैरेलल फोर्स लग रही होती है उसका वो कंपोनेंट, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ पर लेकर आ गया और मैंने एक जनरल फार्मूला बना लिया कि भाई ये जो है ना मेरे पास ये आया। अच्छा, एक चीज ये, अब हमारे पास ये फार्मूला बन गया, उससे ये हुआ भाई अब वो हमारे पास कोई भी एंगल बनाएगी, वो चाहे 0 डिग्री का एंगल बनाए या कुछ भी एंगल बनाए, तो हमारे पास हमारा काम वही रहेगा। अगर आप निकालना चाहते हो भाई आपके पास जो वर्क डन आया है वो कितना आया है इसका, तो आप क्या बोलोगे भाई? एंगल मिसाल के तौर पे इधर बनना है 30 डिग्री का, मिसाल के तौर पे, तो आप बोलोगे भाई वर्क डन हमारे पास कितना आएगा भाई? एफ फोर्स कितनी है? एफ फोर्स टोटल फोर्स आपके पास जो है एफ फोर्स जो है 5 न्यूटन की है, सही है। अब आप बोलो यार 5, ये तो वही वेक्टर आ गया, ये तो वही फोर्स है, मगर आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ये जो कोस थीटा जो एंगल है ये आपको बता देगा ना। ये आपके पास जो सिर्फ ये एफ न्यूटन जो है ये हमने ये किसके बराबर आया? अब आप देखो ना ये एफ एक्स जो रिजल्टेंट जो हमारे ऊपर वो कंपोनेंट जो अप्लाई हो रहा है उस जहां पर डिस्टेंस है वो इसी के तो बराबर है ना।
तो अब कोई मसला नहीं है कि हम वही पैरेलल फोर्स लिखें कंपोनेंट्स की फॉर्म में या इन द फॉर्म ऑफ कोसाइन और फोर्स लिख लें, हमारे पास वही बात है। तो हम इसको जनरल फार्मूला बना लिया सिर्फ, और कुछ नहीं है। और हमारे पास जो डिस्टेंस तय हुआ है वो क्या है, 10 मीटर का। अगर आप वैल्यू चेक करो तो हमारे पास क्या आती है, मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ अभी। तो हमारे पास जो है ना, अगर मैं वैल्यू देखूँ भाई 30 डिग्री की कोस के ऊपर क्या होती है, तो ये वैल्यू आई, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाऊंगा 10 से, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई करवाऊंगा मैं 5 से। तो हमारे पास कितना वर्क आया, 43 तकरीबन। इसको राउंड ऑफ करके मैं कह रहा हूँ 43 जूल आ रहा है। ऊपर कितना आया था, ऊपर आया था 50। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पूरी की पूरी फोर्स थी वो अप्लाई हो रही थी इसके ऊपर। यहाँ पर जो है हमारे पास सिर्फ उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट ही अप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट की उसी डायरेक्शन में हमने इस तरह से उसको तोड़ा है, सिंपल। ठीक है, तो हमने एक बात यहाँ से ये नोट कर ली, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये रिजल्ट मिला, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब हमारे पास इस तरह से फोर्स लगेगी, हमारे पास जब इस तरह से फोर्स लगेगी तो फिर हमारे पास कोई वर्क डन होगा, यानी हमारे पास तो इधर डिस्प्लेसमेंट ही तय नहीं होगा, तो वर्क डन कहाँ से होगा। मैं बोलो भाई कितना जूल वर्क हुआ है, तो जाहिर सी बात है यार, इधर मुझे इधर खिसकाना इसको इधर है, यानी मुझे काम राइट साइड पे करवाना और फोर्स इधर लगा रहा हूँ, तो आपको पता है कुछ काम होगा नहीं होगा। तो मैं ज़रा चेक करता हूँ भाई। मुझे कोई बंदा आके बोलता है भाई कि जो है ना भाई मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, किधर, ऊपर की तरफ। ऊपर मैं 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, इधर न्यूटन लिखा, ठीक है। और नहीं, मुझे कोई बंदा आके कहता भाई मैं, मुझे जो है ना मेरे पास, मैंने एक जगह पे जो है ना 10 न्यूटन की फोर्स लगाई है, ठीक है, बल्कि मैंने इसको गलत लिखा, 10 न्यूटन की मैंने फोर्स लगाई है, ठीक है। और जो है ना वो मैंने लगाई है 90 डिग्री एंगल के ऊपर, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, जो आपके पास जो फोर्स जो है, जो फोर्स जो है वो किसके बराबर होती है, जो हमारे पास जो रियल फार्मूला है वो क्या था, रियल फार्मूला, वो हमारे पास रियल फार्मूला जो था वो हमारे पास था एफ। ये दोबारा से मैं लिख रहा हूँ, इसको हटा दिया भाई मैंने, सही है, ये मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, सही है, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो, ठीक है। तो कोई बंदा कहता है भाई उसके पास जो है ना फोर्स जो है वो फोर्स कितनी है भाई, 10 न्यूटन की है, ठीक है, 10 न्यूटन की है, ठीक है। और वो जो है वो जो एंगल थीटा बना के लगा रहा है ना उसके ऊपर फोर्स, वो 90 डिग्री एंगल बनाकर लगा रहा है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो कह रहा है, वो नहीं, वो कह रहा है भाई मेरे पास 10 न्यूटन की फोर्स है और मैं एंगल, जो भी ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे यही वाला ऑब्जेक्ट है जैसे ये है, वो कह रहा है मैं इसके ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, और इसका डिस्टेंस होगा, वो अभी तो तय नहीं हुआ, वो एक ख्याली पुलाव पका रहा है, वो बोल रहा है भाई अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट में तय करवा लूं, डिस्प्लेसमेंट तो तय होगा ही नहीं, मिसाल के तौर पे वो कह लेता है भाई जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैं तय करवा लूं, कितना भाई 10 मीटर का। हम बोलते हैं भाई ठीक है भाई, डिस्प्लेसमेंट तय करवा लिया 10 न्यूटन का, ठीक है। अब वो बंदा बोलता है भाई मुझे वर्क डन बताओ, तो भाई क्या होगा, हम बोलेंगे भाई वर्क डन का जो बेसिक फार्मूला जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास होता है एफ वेक्टर, यानी फोर्स एक वेक्टर है, टाइम्स हमारे पास क्या होता है डी, और ये इसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही मान लो भाई, ये वेक्टर भी है। अब आप बोलोगे डायरेक्शन का है, तो भाई डायरेक्शन इन द फॉर्म ऑफ, उसने एंगल बताई भी है, इन द रेफरेंस ऑफ एक्स वाई प्लेन, ठीक है। अब आप बोलोगे भाई ये फोर्स तो वो है, ये वाली फोर्स तो जो है वो कौन सी है, ये तो वो है जो आप लगा रहे हो, मगर हम फोर्स हमेशा कौन सी कंसीडर करते हैं, जो उस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लो इन मैथमेटिक्स या इन रियल लाइफ के लो भाई, जहां पर वो फासला तय करवाना है या तय हो रहा होता है, सही है, उसी तरफ जो फोर्स लगती है, जैसे मैंने कंपोनेंट्स के फॉर्म में बताया। तो आप बोलोगे भाई वो वाली फोर्स हमारे पास, यानी एफ एक्स फोर्स अगर इधर पैरेलल, यानी इसके वो जो फोर्स अप्लाई होती है वो पैरेलल होती है डिस्प्लेसमेंट के, तो अभी मेरे पास ये क्या है, ये वाली पैरेलल है, यानी एफ एक्स जो है, तो क्या हम बोलते हैं भाई जो हमारे पास पैरेलल फोर्स होती है, जो एफ एक्स थी इधर, वो किसके बराबर होती है, वो हमारे पास बराबर होती है एफ कोस थीटा के। तो मैं क्या बोलूंगा भाई, हमारे पास ये फार्मूला इस तरह से नहीं बनेगा, हमारे पास जो जनरल फार्मूला वो क्या बना था, वो हमारे पास बना था एफ कोस थीटा और टाइम्स डी, सही है, ये हमारे पास फार्मूला बना था, तो ये हम अप्लाई करेंगे, सही है। तो अब हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे भाई वर्क डन इज इक्वल टू, हमारे पास एफ की वैल्यू क्या भाई 10 न्यूटन है, सही है। उसके बाद हमारे पास कोस थीटा कितना है, कोस थीटा हमारे पास है 90 डिग्री,
90 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास, सॉरी इज इक्वल टू मैंने गलत लिख दिया, टाइम्स हमारे पास है 10 मीटर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो cos 90 की वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 0 होती है। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो। तो आपके पास पूरा रिजल्ट क्या आने वाला है, वर्क डन इज इक्वल टू 0, यानी कुछ भी नहीं है, 0 आया है, बस काम कुछ हुआ ही नहीं है। क्योंकि मैंने ग्राफिकली भी आपको बताया था कि हमारे पास जो है ये इस तरह से जो है ना फोर्स लगेगी तो कुछ काम ही नहीं होगा, ठीक है। फिर मैंने जब ऊपर ये वाला रिजल्ट बनाया था जिसपे मैं बिल्कुल पैरेलल फोर्स लगा रहा था, तो जब पैरेलल फोर्स लगेगी तो हमारे पास, अगर वो कहता भाई पैरेलल फोर्स लगा रहा है वो बंदा, पैरेलल फोर्स लगाया तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो अगर मैं जो है इधर जो है इधर जो है 90 की जगह 0 डाल रहा हूँ कोस थीटा की, जब वो कहे भाई फोर्स हमारे पास पैरेलल लग रही है, जब पैरेलल फोर्स लग रही होती है तो आप जो है सिर्फ यही वाला ले लो रिजल्ट, या आप यही वाला ले लो, बात दोनों की एक ही आएगी। क्यों, मैं अभी वजह बता देता हूँ। क्योंकि हमारे पास जब 0 डिग्री यानी पैरेलल होगा तो हमारे पास कोस कोस 0 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू आती है वो 1 आती है। अब आप खुद सोचो यार, इधर आप कोस की वैल्यू उधर 1 लिखोगे तो आपके पास क्या बचेगा, ऊपर वाली चीज तो बच रही है, सही है, ऊपर आपके पास यही वाली चीज तो बच रही है, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सही है। तो आपके पास इधर क्या आया, मैक्सिमम रिजल्ट आया, यानी जो आपके पास एफ और डी का रिजल्ट आ रहा था वही आपके पास रिजल्ट आया है। यानी इनका रिजल्ट अगर इधर देखूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, इधर मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा, इधर मेरे पास जो रिजल्ट बनेगा 10 मल्टीप्लाई 10 100 मेरे पास क्या बनेगा, जॉल मेरे पास वर्क बनेगा, सही है। और जैसे जैसे अब ये हमारे पास जो है जैसे जैसे एंगल अभी इस एंगल से मैंने बनाया था, अब जैसे जैसे ये एंगल ऊपर की तरफ जाता जाएगा, यानी हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट है और हमारे पास जो है ना फोर्स भी इधर ही लग रही थी, और जैसी जैसी मेरे पास ये एंगल ऊपर की तरफ जाता जाएगा, ये एंगल मेरे पास ऊपर की तरफ जाता जाएगा, यानी एस से तो हमारे पास एग्जैक्ट इस लोकेशन पे क्या आ जाएगा, बिल्कुल इस लोकेशन पे आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर और एंगल अगर 180 डिग्री कर दे तो हमारे पास यही जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, कोस कोस 180 डिग्री के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू होती है वो होती है -1। तो हमारे पास यही वाला वर्क अगर इधर 180 डिग्री लिख लूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगा, ये माइनस वैल्यू हो जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -100, सही है। तो हमने यहाँ से एक बात नोट करी वो ये कि हमारे पास 0 डिग्री के ऊपर जो 0 डिग्री के ऊपर जो होता है वो वर्क डन के लो, या हमारे पास जो वो जो रिजल्ट होता है दो वेक्टर्स का वो मैक्सिमम आएगा। क्योंकि हमारे पास इधर क्या हो रहा है, दो वेक्टर ही तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एफ वेक्टर मल्टीप्लाई गी वेक्टर, इधर भी यही है, बस कोस थीटा उस वेक्टर का कंपोनेंट की वजह से आ रहा है, सही है। तो हमारे पास ये वही तो चीज हो रही है जो हम बोलते थे यार, ये हमारे पास क्या होता था कि हमारे पास जब ए और बी वेक्टर मल्टीप्लाई हो तो यही रिजल्ट देंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इस रिजल्ट की बात करें, ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ए डॉट बी, यानी हमारे पास डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, और हमने देखा भाई हमारे पास ये इस ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड प्लस टाइम्स यानी मल्टीप्लाई बी और कोस थीटा ही आता है। और हमने ये बात जब हमने देखा भाई हम एफ वेक्टर मल्टीप्लाई करवाते हैं डी वेक्टर के साथ, तो आपको पता है ना हम क्या लिखते हैं, जब दो वेक्टर मल्टीप्लाई करवाते हैं हम इसको लिखते हैं एफ डी, और क्या लिखते हैं, कोस थीटा ही तो लिखते हैं हम, कोस थीटा लिखते हैं। और वो एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन इन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो वही तो एंगल होता है। अब आप ये नहीं सोचना कि ये वाला जो एंगल है, जैसे मेरे पास मैंने कहा था ये एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, और मेरे पास जो है ये मेरे पास एफ वेक्टर है, ठीक है ना। और मैंने कहा था कि मेरे पास इसका जो है ना इस एफ वेक्टर एक्स का जो है ना एफ फोर्स जो है इसका एक मेरे पास वाई कंपोनेंट और एक्स कंपोनेंट बना था। तो ये हमारे पास जो है अगर हम निकालते हैं इसको, हम कहते हैं भाई ये हमारे पास क्या है, एफ एक्स है, और ये एफ क्या है, एफ वाई है। तो हम कहते थे भाई इसको हम कोस थीटा यानी इस तरह से एंगल ट्रायंगल के थ्रू निकाला करते थे, ठीक है। यानी हमारे पास क्या होगा, अगर हम कोस थीटा देखें तो कोस थीटा इज इक्वल टू, अगर हम करेंगे भाई एफ एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास एफ वेक्टर होगा, सही है। तो ये जो है एंगल जो है ये आप देखो तो ये एंगल
इसी के साथ नहीं बना रहा, ये सिर्फ जो fx जो हमारे पास कंपोनेंट्स है उसके साथ नहीं बना रहा, ये उस जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है जो कि डी में कह लूं, ये उसके साथ भी वही एंगल बना रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास दोनों, इसका जो एफ एक्स कंपोनेंट है इस फोर्स वेक्टर का, और ये जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है पैरेलली तो है, सेम तो डायरेक्शन है, तो एंगल भी फिर सेम ही बनाएगा, है ना। अगर एक ये हमारे पास वेक्टर हो और एक ये हमारे पास वेक्टर हो, सही है, और दोनों पैरेलल है, मैं कहता हूं यार ये इसके साथ जो है, ये इसके साथ जो है एंगल बना रहा है हमारे पास थीटा। अब यही वाला वेक्टर पैरेलली इधर शिफ्ट कराऊंगा तो इसके साथ भी तो यही वाला एंगल बनाएगा ये, अगर इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं, सही है। तो ये बात थी, ठीक है, ये बात हो गई। तो ये रिजल्ट इस तरह से आया था। अब इसको मैं खत्म कर देता हूं यहां से, ठीक है। तो अब जो है ना हम कुछ रिजल्ट की तरफ आते हैं, और जो इन मैथमेटिक्स हम यूज करने वाले हैं इसी एग्जाम्पल को लेकर, इसी एग्जाम्पल से सारे मैं आपको जो है ना इसके जो डाउट्स और ये जो रिजल्ट है किस तरह आया और उसकी कुछ चीजें जो है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं एक 3 डायमेंशनल एक प्लेन बनाऊं, ठीक है ना, यानी एक हमारे पास ये प्लेन लाइक इस तरह से आ गया, सही है, यानी हमारे पास ये एक, अच्छा पहले प्लेन से पहले जो है ना मैं आपको ये बताऊं कि हमारे पास कोई ए वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक है। मैं एक और चीज आपकी क्लियर कर दूं, प्रोजेक्शन वाली, भाई प्रोजेक्शन क्या होती है, ठीक है। तो ये एक मेरे पास एक वेक्टर आ गया, ठीक है, मिसाल के तौर पे ये वेक्टर है लाइक इस तरह से, बल्कि मैं इस तरह से बना लेता हूं, ये मेरे पास है, मैं सपोज कर लेता हूं ये मेरे पास कोई है फोर्स वेक्टर, सही है, ये क्या है मेरे पास कोई फोर्स वेक्टर है। एक वेक्टर जो है मेरे पास जो है ना, एक वेक्टर मेरे पास यहां पर आ जाता है जो कि क्या है, मैं कह लेता हूं भाई कोई सा भी वेक्टर होगा अभी फिलहाल के लिए। इसको जो है ना मैं आपको एक और अभी एग्जांपल क्लियर आपकी करना चाह रहा हूं, जो प्रोजेक्शन वाली होती है, भाई प्रोजेक्शन बोलते हैं ना हम, भाई किस तरह से निकालते हैं, ठीक है। अब मैं कह लेता हूं भाई ये जो है मेरे पास ये ए वेक्टर है, ये मेरे पास क्या है बी वेक्टर है। अगर मुझे इन दोनों के दरमियान, दोनों वेक्टर्स के दरमियान एंगल निकालना हो तो हम किस तरह से इसको निकालेंगे, हम बोलेंगे भाई cos थीटा, cos थीटा हमारे पास इधर आ जाएगा, और ये ए बी जो है ना दोनों वेक्टर जो डॉट प्रोडक्ट हो रहा है उससे डिवाइड हो जाएगा, यानी मैं क्या लिखूंगा ए डॉट बी, ये वेक्टर्स है, ये पूरे वेक्टर्स है, और नीचे क्या है वेक्टर का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो रहा है, ऊपर वेक्टर का प्रोडक्ट हो रहा है और इधर इसका मैग्नीट्यूड। अब ये इसका जब आई कंपोनेंट्स, यानी हमारे पास ये वेक्टर इस तरह से हो, मिसाल के तौर पे आई 2i प्लस 3j, सही है, प्लस और 4k, तो और दूसरा वेक्टर भी इसी फॉर्म पे हो, तो जब कैसे मल्टीप्लाई होगा वो अलजेब्रिकली तो होगा, मगर बिल्कुल जो हम 9th-10th में पढ़ते हुए आए अलजेब्रा उस प्रोसेस से नहीं होगा, मैं बताऊंगा किस तरह से होगा, बस मैं आपको अभी ये समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले आप ये रिजल्ट देखो, जब एंगल निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इधर नीचे सिंपल इसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करवा लोगे उनके प्रोडक्ट से, ठीक है। अब स्टूडेंट्स वो हमें कहता है कि भाई आप जो है प्रोजेक्शन निकालो बी की ए के ऊपर क्या बनेगी, या बी की ए की प्रोजेक्शन बी के ऊपर क्या बनेगी। अच्छा ये प्रोजेक्शन होती क्या है, ये हम क्यों निकालते हैं, ठीक है। तो असल में जो प्रोजेक्शन होती है वो हमारे पास कंपोनेंट्स निकालने के लिए काम आती है। कंपोनेंट्स, अगर मैं कंपोनेंट्स निकाल लूं या प्रोजेक्शन निकाल लूं, तकरीबन दोनों बातें सेम ही है, ठीक है। क्या मतलब, देखिए अगर मुझे कोई बोले भाई मुझे जो है मिसाल के तौर पे ये मेरे पास कोई फोर्स वेक्टर है, ठीक है, फोर्स वेक्टर है, ठीक है, और फिर मैंने क्या कहा था, अब जाहिर सी बात है ये फोर्स वेक्टर हमारे पास कुछ जो कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरफ डिस्प्लेस हुआ है, जाहिर सी बात है इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इस फोर्स वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बने होंगे, ठीक है। एक हमारे पास इस डायरेक्शन में होगा, देखो एक हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये दोनों 90 का एंगल बना रहे, तो हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर, हमारे पास क्या है ये वो है कंपोनेंट्स किसके, बी या फोर्स वेक्टर की अगर मैं बात कर लूं, तो एक वेक्टर हमारे पास तकरीबन इतना बना है, तो हम क्या बोलते हैं भाई ये वाला जो वेक्टर है ये इस उसी डायरेक्शन में है जहां पर हमारा डिस्प्लेसमेंट एग्जैक्ट यानी लगा है, ठीक है। तो यही वाला जो हमारे पास कंपोनेंट है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये वाला नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फिर अगर मिसाल के तौर पे कोई हमें कह दे भाई वो फोर्स कितनी अप्लाई हो रही है, मिसाल के तौर पे अगर ये फोर्स वेक्टर है कोई 5 न्यूटन है, वो बोले भाई ये फोर्स कितनी है इसको निकाल के दिखाओ,
तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है बी एक्स है, दो पार्ट में तोड़ लिया। अगर मैं इसको एक्स मान लूं और इसको मैं बोल लूं भाई ये मेरे पास बी वाई है, तो आप क्या बोलोगे भाई? सिंपल, कैसे निकालोगे? अगर आपको बी निकालना है तो आपको पता ही है राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल जो आपके पास बनती है, तो अगर आप कोस थीटा देखोगे, कोस थीटा, तो कोस थीटा आपके पास किसके बराबर आता है? बी एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है? बी थीटा। तो बी थीटा आपके पास उधर जाएगा तो इज इक्वल कोस आ जाएगा। तो कोस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आया? बी एक्स, ये बी एक्स, ठीक है। यानी ये जो बी एक्स है वो इसके फार्मूले के अंदर भी है। अगर आप जो है ए को उधर ले जाओ, सिर्फ इधर ले जाओ, तो आप इधर से बी एक्स सेपरेट कर सकते हो, जो कि क्या है? ये वाली हमारे पास कंपोनेंट्स बनना है, जो कि हमारे पास इस बी का कंपोनेंट है, जो कि किसकी तरफ है? जो हमारे पास दूसरा वेक्टर है उसकी तरफ बनना है, ठीक है। अगर, और ये प्रोजेक्शन भी है, मैं प्रोजेक्शन की फॉर्म में भी बताऊंगा, ठीक है। और अगर कोई बोले भाई, अगर कोई बोले, अब उल्टा सोचो, उल्टा क्या सोचो? उल्टा सोचो ये कि अब आपके पास ये जो है ना, ये मिसाल के तौर पे ये फोर्स है, उसको सॉरी मैं थोड़ा सा सही कर लेता हूं। ये आपके पास क्या है? ये फोर्स है, ठीक है। तो हमने तो देख लिया भाई बी जो है वो बी कोस थीटा में क्या निकाल कर देता है? बी कोस थीटा, अगर मैं प्रोजेक्शन की उसमें भी बात करूंगा कि बी कोस थीटा जो है ना, वो बी कोस थीटा, बी जो दूसरा वेक्टर होता है, बी कोस थीटा जो हमें निकाल कर देता है, बी कोस थीटा के लो, ठीक है। तो बी कोस थीटा, सॉरी सिर्फ मैं बी लिख लूं, तो बी कोस थीटा हमें निकाल कर देता है, सॉरी इधर जो है ना मुझे बी लिखना है, तो बी कोस थीटा मुझे निकाल कर देता है जो ए के ऊपर, जो ए के ऊपर उसका कंपोनेंट बनता है, जो हमारे पास बी वेक्टर होता है। बी वेक्टर जो होता है, सही है ना, बी वेक्टर कौन सा? ये वाला जो मैंने लिया था, सही है। तो ये मेरे पास ए वेक्टर था, तो बी वेक्टर का जो कंपोनेंट हमारे पास पैरेलल बनता है किसके ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर, जो कि ये वाला है। तो अगर बी कोस में सेपरेट करूंगा तो मुझे मुझे क्या निकाल कर देगा? बी का कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ बी टू पैरेलल। अगर मैं इधर लिख दूं कंपोनेंट, 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 कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर जो होगा डायरेक्ट, जो क्या कहते हैं, पैरेलल होगा, या मैं बोलूं कुलीनियर होगा, या उसी के ऊपर लाई करेगा, कुलीनियर के लो, जो कि कुलीनियर होगा, कंपोनेंट्स ऑफ बी जो क्या होगा? कुलीनियर, कुलीनियर ऑफ ए वेक्टर, कुलीनियर, कुलीनियर, सही है, कुलीनियर होगा, जो जो होगा कुलीनियर, कुलीनियर टू ए वेक्टर, सही है। ए वेक्टर के ऊपर क्या होगा? वो होगा कुलीनियर होगा, या उसी के ऊपर लाई करेगा, ठीक है, या पैरेलल के लो, सही है। इस तरह से आप कह सकते हो, ठीक है। अब मैं ये कह रहा था, अगर भाई वो बोले, अगर अगर जो है, अगर जो है इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास, अगर भाई हम बोले भाई अभी ये ए को बी कोस थीटा तो हमने देख लिया भाई। अगर मैं बात करूं भाई हमारे पास ए कोस थीटा क्या होगा? ए कोस थीटा क्या होगा? तो मैं कहूंगा इसी को देखकर कि हमारे पास वो होगा कंपोनेंट, अब वो वेक्टर कोई सा भी हो, कंपोनेंट ऑफ, कंपोनेंट्स, ग्रामर देखो मेरी मत देखना इंग्लिश की क्या है, बस आप रिजल्ट को देखो मैं क्या लिख रहा हूं, ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बी वेक्टर, यानी ये जो बी वेक्टर होगा, सॉरी उलट लिख लिया, बी तो मैंने यहां लिख लिया ना। अब मैं ए का चेक कर रहा हूं, तो मेरे पास ए कोस थीटा होगा कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, यानी इस वेक्टर का कंपोनेंट्स होगा, ठीक है, जो कि होगा कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर ऑन, ऑन, ऑन कह लो या कुलीनियर कह लो। देखो ऑन अगर मैं कह रहा हूं या उसके ऊपर कोइंसाइड कह लूं, कुलीनियर कह लूं, बात एक ही है। यानी अगर जैसे मैंने बात करा भाई ये दो वेक्टर में टूट रहा है, तो एक वेक्टर इस, ये जो मेरे पास जो कोस थीटा है वो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले को, सही है, जो कि किसके ऊपर रखा हुआ है? किसके ऊपर? कुलीनियर है, ठीक है, जो कि ऑन, बल्कि ऑन लिखना चाहिए, जो कि उसके उसके ऊपर जो है, सही है, उसके ऊपर जो है ऑन, बल्कि ऑन लिखना चाहिए था मुझे, ऑन
बल्कि इसको इस तरह से मैं कर लेता हूँ, ठीक है, बल्कि इसको मैं इस तरह से कर लेता हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ बी को सीखा, कंपोनेंट्स ऑफ बी बी ऑन कंपोनेंट्स ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर ऑन द ए वेक्टर, सही है, या क्या कहते हैं कोइंसिडेंट, ठीक है, कोइंसिडेंट भी कह सकते हो, ठीक है, कोइंसाइड कर लो, यानी ऑन द ए वेक्टर। अब यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे ए कोस थीटा बराबर है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर का कंपोनेंट है ये, सही है, ये ए वेक्टर का कंपोनेंट बताएगा। अब वो कौन सा कंपोनेंट है मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है, जो कि लाई करेगा किसके ऊपर, बी वेक्टर के ऊपर, सही है। अब किस तरह से भाई, ये चीज तो देखो, जब हमने इस बी वेक्टर को एक फोर्स वेक्टर माना, हमने बोला भाई एक फोर्स, इस ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था, कौन से वाला, ये वाला ए वेक्टर को हमने कहा था, हमने बोला भाई इस डायरेक्शन में ये फोर्स वेक्टर का एक कंपोनेंट्स इधर है और यही डिस्प्लेसमेंट है, तो यही कहाँ लग रहा होगा, यही फोर्स लग रही होगी, तो हमें यही निकालने की जरूरत है, इसकी तो निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसको भी निकाल सकते हैं, कोई इतना वो नहीं है, ठीक है, मगर इसकी भी हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब जो है ना, अगर मैं बात करूं कि भाई मैं कौन से वेक्टर्स की, बल्कि ये मैंने ठीक तरह से नहीं किया, मैं कौन से वेक्टर की बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पे मेरे पास जो है ना वेक्टर बड़ा हो जाए, सही है, यानी इस तरह से अगर मैं आपको दिखाऊं, बल्कि इसको मैं हटा लेता हूं, जो है ना ए वेक्टर जो है मैं इस तरह से दोबारा से बनाता हूं, ठीक है, याद रहे ए वेक्टर मैंने नीचे लिया था, सही है, ये इसको बल्कि छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, सही है, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, सही है, इसको थोड़ा छोटा कर लिया, और इस वेक्टर को बल्कि बड़ा ही कर लो यार, बल्कि कोई मसला ही नहीं, और ये मेरे पास एक वेक्टर आ गया। भाई आपको याद रखना ऊपर वाला जो वेक्टर था इसको मैंने क्या नाम दिया था, सही है, तो ऊपर वाला जो वेक्टर था मेरे पास क्या था, बी वेक्टर था, और नीचे वाला जो वेक्टर था हमारे पास वो था ए वेक्टर, सही है, ए वेक्टर था। अब मुझे ए कोस थीटा किसके बराबर है, कंपोनेंट्स ऑफ ए। अब ए वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या होंगे, अब आप सोचो क्या होंगे, इसको आप मानो भाई ये फोर्स वेक्टर है, आप बोलेंगे भाई ठीक है फोर्स वेक्टर है। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ तय हुआ है, इस तरफ हुआ है, जब ये फोर्स वेक्टर माना था तो डिस्प्लेसमेंट इस तरफ तय हुआ था, तो हमने इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ लिया था, एक इस तरफ था एक इस तरफ था, और हमने बोला भाई यही वाला जो कंपोनेंट्स है इसी की डायरेक्शन में, और हमने ये निकाल लिया क्योंकि यही फोर्स बननी है, सही है। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हुआ है, सही है, तो फोर्स ये वाली है, तो इसको भी दो पार्ट में तोड़ेंगे, क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको इस तरह से तोड़ूं, ये हमारे पास वेक्टर बनना है और ये एक परपेंडिकुलर वेक्टर बनना है, सही है, ये ए वेक्टर को दो वेक्टर्स के अंदर तोड़ लिया। अब कौन सा वाला डिस्प्लेसमेंट आपके पास, ये येलो वाला वेक्टर है, ये एक डिस्प्लेसमेंट, तो कौन सा वेक्टर फोर्स, अब इस वेक्टर का कौन सा कंपोनेंट फोर्स लगा रहा होगा डिस्प्लेसमेंट की तरफ, जाहिर सी बात है ओबीसी ये वाला। अब वो कितना बड़ा होगा, तो उसको चेक करने के लिए जिस तरह से हमने जब इसको फोर्स वेक्टर मान के परपेंडिकुलर गिराया था, किसके ऊपर से, इसके ऊपर से परपेंडिकुलर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर इसको फोर्स माना था। अब इसको फोर्स माना है तो इस यहां से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे किसके ऊपर, इस डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि अब इसको फोर्स मानने उल्टा कर रहे हैं हम, सही है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे, परपेंडिकुलर अगर मैं गिराऊं, परपेंडिकुलर उसके ऊपर गिरे, यानी इस तरह से नहीं, ये थोड़ा सा जो है ना गलत हो गया इस तरह से, बल्कि अब देखो ये परपेंडिकुलर बना है, तो हमारे पास जो पार्ट्स, जो हमारे पास जो तो कंपोनेंट्स बने हैं, एक मेरे पास जो कंपोनेंट बना है, कंपोनेंट जो बना है, ये जो कंपोनेंट बना है, एक कंपोनेंट मेरे पास ये वाला बना है, सही है ना, ये वाला कंपोनेंट बना, और एक यही वाला जो मैंने परपेंडिकुलर गिराया है, यही तो मेरे पास कंपोनेंट है इसका, सही है ना। तो ये मेरे पास इसका कंपोनेंट बना है इस ए वेक्टर का। मैं आपको बताता हूं भाई ये किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से सोच लेकर आया हूं। तो हमारे पास ये एक वेक्टर का एक कंपोनेंट है, सही है, और ये एक मेरे पास ये वाला कंपोनेंट है, ये रेड वाला, ठीक है, और ये मेरे पास ट्रायंगल बन गई। अब मैं यानी इस तरह से बताना चाह रहा हूं, जब ये दो मैंने इस तरह से वेक्टर लिए थे, अगर मैं आपको कलर शो करवा लूं, मैंने जब दो वेक्टर लिए थे, एक वेक्टर इसको लिया था, एक वेक्टर इसको लिया था, जब मुझे इसके कंपोनेंट्स निकालने थे तो मैं ये परपेंडिकुलर गिरा रहा था ऐसे, सही है,
तो मैंने बोला भाई एक कंपोनेंट इतना बड़ा होगा इसका, और एक यही वाला जो कंपोनेंट है जो मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर गिराया, इसके ऊपर यहां से ले जाऊं मैं, सही है। तो ये वही चीज तो करी जब मैंने परपेंडिकुलर गिराई है। तो आप देखो ये चीज जो है, अगर आप यहां से देखो, यहां से ये देखो, यहां से देखो ये चीज, तो ये हमारे पास क्या है, ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बनना है, सही है, जो कि हमारे पास क्या है डायरेक्शन में है, सही। ये वही चीज है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो इसके ये दो कंपोनेंट्स बने, ठीक है। तो अब हमारे पास जो है, अब हमें क्या चाहिए, हमें तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए जो कि बी के ऊपर है। तो ये वाला कंपोनेंट जो है, अगर मैं इसको नाम दे लूं भाई, मिसाल के तौर पर मैं इसको नाम देता हूं A1, इसको नाम देता हूं A2। मुझे क्या चाहिए, मुझे A2 तो चाहिए, मुझे A2 तो चाहिए, और मैं कह रहा हूं A2 इसी के बराबर है। कैसे बराबर है अभी देखते हैं, क्योंकि A2 मैं इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अब मेरा डिस्प्लेसमेंट यहाँ तय हुआ है, फोर्स यहाँ पर लगी थी, तो एक कंपोनेंट यहाँ बना था फोर्स का, एक यहाँ वाला। तो मैंने बोला भाई जो उसके ऊपर जहां डिस्प्लेसमेंट तय हो रहा है, वहां पर जो फोर्स लग रही है, मुझे वही फोर्स पता करनी है भाई कितनी लग रही है। मैं कैसे पता करूंगा, मैं बोलूंगा एक डॉट मेरे पास किसके बराबर होगा भाई। एक डॉट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इधर एंगल लूंगा, एंगल थीटा। अब ये थीटा एंगल जो है दो वेक्टर के दरमियान वाला भी एंगल है, जैसे मैंने पहले कहा था, और कंपोनेंट के दरमियान भी। अब ये जब ये हमारे पास डिस्टेंस था तो इसका कंपोनेंट यहां बना था, तो ये एंगल जो है हमेशा इधर ही रहेगा। हम हमेशा एक कंपोनेंट जो है दोनों वेक्टर का, अगर इस वेक्टर की बात करेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इसके ऊपर लेंगे, और हमेशा इस वेक्टर की बात करेंगे तो इसका कंपोनेंट इसके ऊपर लेंगे। हम सिचुएशन देखेंगे क्या होगी, ठीक है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद हम बोलेंगे भाई कोस थीटा हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके भाई, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है। तो हमारे पास कोस थीटा बेस क्या है, बेस हमारे पास जो साथ वाली साइड होती है वो हमारे पास क्या है A2। तो हम बोलेंगे भाई ये साइड हमारे पास क्या है A2 है। बी वेक्टर नहीं लेंगे, बी वेक्टर तो डिस्प्लेसमेंट बहुत बड़ा वेक्टर है, हमें तो सिर्फ यहाँ तक चाहिए ना, ये यहाँ तक, यानी ये, यानी हमें तो ये लेंथ चाहिए ना जो कि फोर्स एग्जैक्ट करे। तो A2, ये A2 कह रहे हैं हम इसको, A2 डिवाइडेड बाय क्या है, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमारे पास ये डिस्प्लेस 90 एंगल के सामने वाली ए वेक्टर। हम बोलेंगे भाई ए वेक्टर या ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड बेसिकली, सही है। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास ए उधर चले जाएगा, तो हम बोलेंगे ए cos थीटा, ए cos थीटा इज इक्वल टू A2। तो मैंने इधर क्या कहा था कि ए cos थीटा मुझे क्या बता रहा है, A2। A2 तो बता रहा ही है, कैसे बता रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ ए, कंपोनेंट्स ऑफ ए। ये ए वेक्टर है, इसका कंपोनेंट कौन कौन से बनने हैं, एक ये वाला बनना है और एक ये वाला बनना है। मुझे ये क्या बता रहा है हमें, कंपोनेंट्स ऑफ ए ऑन बी, और बी के ऊपर जो हमारे पास कंपोनेंट्स बनना है वो ये वाला बनना है, जो कि मैंने अभी आपको शो करवाया। ये वाला कंपोनेंट बनना है, ये वाला कलर दूसरा दिखाऊं, ये वाला कंपोनेंट, और यही वाला तो मैंने निकाला ये। तो मैंने वाकई में देखा यार ये चीज जो है, ये हमारे पास वाकई में क्या है, A2 ही है। तो ये हमें क्या बताती है, ए कोस थीटा, उसके ऊपर जो कंपोनेंट्स बनना है वो बताती है, ठीक है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट आया, अब हम कुछ और रिजल्ट निकालते हैं यहां से। अब स्टूडेंट्स जो है इन द फॉर्म ऑफ में प्रोजेक्शन के ऊपर बात कर लूं, तो देखिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर ली है, ठीक है। और अब इधर हमने क्या करा है, हम इधर दो वेक्टर हमने ले लिए, ठीक है। मुझे नहीं पता भाई कौन सा वेक्टर क्या है, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि जब भी मुझे प्रोजेक्शन देखनी होगी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे देखनी है एक, ये मिसाल के तौर पे इसको मैं कह लेता हूँ भाई ए वेक्टर। जरूरी नहीं है आप इसको ए वेक्टर मानो, बी भी मान सकता हूँ, और इस पूरे नीचे वाले वेक्टर को मैं क्या मान लेता हूँ, बी वेक्टर। अब मैंने क्या करवाया, एक ऊपर से ये लाइट सोर्स थी मेरे पास, एक टार्च थी, ठीक है। अब वो जो मैंने टार्च दिखाई, तो वो मैंने टार्च इस तरह से रखी, ये टार्च है आपके पास, ये पैरेलल रखी मैंने बी वेक्टर के, ठीक है। और मैंने वो ऊपर से दिखाई किसके ऊपर, ए वेक्टर के ऊपर। जब वो ए वेक्टर पे पड़ी तो इस लाइट ने एक शेडो क्रिएट कर दिया, सॉरी इस वेक्टर ने जो है ना इसको नीचे नहीं जाने दिया। जाहिर सी बात है, एक लाइट मारो इधर से कुछ इस तरह से हो, तो यहाँ सारी जगह देखो लाइट गिर रही है, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लाइट गिर रही है सब जगह, मगर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर लाइट नहीं गिर रही। तो ये हमारे पास क्या बनेगी कि इसको मैं क्या कहूंगा, इसको अब इधर जो जहां पर साया बन रहा है, जहां पर साया बन रहा है वेक्टर का, उसको मैं क्या कहूंगा। तो ये देखिए ये मेरे पास साया बन रहा है इस जगह पे, ये सारा साया बनेगा इस जगह पे, लाइट नहीं पड़ेगी
तो ये वाला वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेगी। सही है, ये देखो ये यहां से ये वेक्टर रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर इस वेक्टर को मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं भाई, क्या कहते हैं, मेरे पास जो है ना ये क्या है, इसको अभी कुछ नाम नहीं देते, बेसिकली इसको मैं नाम बल्कि दे लेता हूं। इसको मैं कहता हूं भाई ये डी वेक्टर मेरे पास कोई बनेगा, जो कि मेरे पास क्या है, अगर मैं आपको बताऊं तो ये कंपोनेंट है मेरे पास किसका, ए वेक्टर का, है ना। अगर कंपोनेंट के फॉर्म में बात करें तो इसको हम इस तरह से पढ़ते हैं, हम बोलते हैं भाई प्रोजेक्शन, हम बोलते हैं भाई प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन भाई कौन सी प्रोजेक्शन, एक प्रोजेक्शन आ रही है हमारे पास। अब मैं कह रहा हूं भाई प्रोजेक्शन ऑफ, प्रोजेक्शन ऑफ, अब भाई किसके ऊपर पड़ रही है, ये ए के ऊपर, तो हम बोलेंगे भाई प्रोजेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन ऑफ ए। सही है, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर की प्रोजेक्शन ऑन टू, ऑन ऑन टू किस वेक्टर के ऊपर, इस वेक्टर की प्रोजेक्शन देख रहे हैं हम, यानी प्रोजेक्शन देख रहे हैं भाई वो क्या वेक्टर बनाएगी या क्या प्रोजेक्शन बनाएगी, यानी क्या साया बनाएगी, इस तरह से कह लो आप। ठीक है, एक मिसाल के तौर पे। ठीक है, ऑन टू, अब किसके ऊपर पड़ रही है, वो डायरेक्ट वो बी वेक्टर के ऊपर पड़ रही है। तो बी वेक्टर के ऊपर जब पड़ रही है तो आपके पास वो ये वाला फासला बना रही है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, डी इज इक्वल टू, इसको हम क्या बोल रहे हैं भाई, ये डी है। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर के ऊपर अगर हम लाइक करवा दिखाते हैं जो कि पैरेलल हो बी वेक्टर के, अब बी वेक्टर के पैरेलल हमने एक जो है ना टार्च दिखाई। सही है, अब वो वो हमारे पास ए वेक्टर के ऊपर भी पड़ी, बी वेक्टर के ऊपर भी। अब जो ए वेक्टर की मदद से साया बना है ना, वो हमारे पास ये डी वेक्टर बना है, तो हम इसको किस तरह से बोलेंगे भाई, प्रोजेक्शन ऑफ ए, यानी ए के ऊपर प्रोजेक्शन ऑन टू बी वेक्टर के ऊपर जो बन रही है, यानी ये वाली, तो वो हमारे पास क्या है, डी है। और अगर मैं उसको निकालूं तो हमारे पास वो क्या, ए का कंपोनेंट है, और मैंने क्या कहा था भाई, कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए ऑन टू बी, ये यही चीज है। तो ये चीज हमारे पास क्या होगी, एक कोस थीटा के बराबर है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। अब इधर आपके पास ये क्या है, कोस थीटा है, तो कोस थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या होगा, बेस, बेस क्या आपके पास डी है, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज क्या है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर उधर जाएगा, सही है ना, या ए मैग्नीट्यूड के लो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू डी। तो मैंने क्या कहा था, ये आपके पास यही तो डी यही तो है। तो हमारे पास जो है, हमारे पास हम कह सकते हैं भाई ये जो है, आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि आपके पास जो ए कोस थीटा है वो आपके पास वो यही चीज है। सही है, ए कोस थीटा आपके पास जो है वो यही चीज है। अगर मैं यहां से इसको कॉपी करके यहां पर लेकर आ जाऊं, ठीक है, इसी तरह मैं बी की भी प्रोजेक्शन आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ गई, ए की प्रोजेक्शन। ठीक है भाई, इसको आप याद कर लो, देखो ठीक तरह से। ठीक है, अब जो है इसी तरह से ऊपर आने के लिए भी आप यही लिख सकते हो। ठीक है, अगर मैं यही लाइट सोर्स जो है अब यहां से दिखाता हूं नीचे की तरफ से, इसको मैं जरा हटाऊं। ठीक है, यही वाले वेक्टर्स लेता हूं, इसको बी वेक्टर मानता हूं मैं। सही है, अब स्टूडेंट्स जाहिर सी बात है, अब जब मुझे लाइट सोर्स दिखानी होगी, मुझे मुझे जो है ना क्या कहते हैं, बी वेक्टर की प्रोजेक्शन चाहिए, किस वेक्टर के ऊपर, इस ए वेक्टर के ऊपर। सही है, तो वो क्या बनेगी, अब मैं एक लाइट कैसे लूंगा, मैंने आपको बताया था, मुझे इस वेक्टर के ऊपर देखनी है, तो इस वेक्टर के एक पैरेलल में एक टार्च लूंगा, ये समझ लो टार्च ले लिया मैंने। अब टार्च से जो है ना मेरे पास रेज निकल रही है, रेज निकलती है, ये मेरे पास निकल रही रेज। सही है, ये मेरे पास ये टार्च है बड़ी सी। सही है, ये मेरे पास रेज निकल रही है। सही है, ये मेरे पास रेज निकल रही है, और यहाँ पर जो है ना, अब इसको मुझे बड़ा करना पड़ेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि वो जो शेडो है या कंपोनेंट है वो एग्जैक्ट इससे छोटा हो या इसी के ऊपर है, वो इससे जाहिर से बात है बड़ा भी हो सकता है। तो इसको मैं, इसको जो है ना एक लाइन की शक्ल दे लूंगा। सही है, इसको मैं क्या कर लूंगा, एक लाइन की शक्ल दे लूंगा। हमारा वेक्टर जो है ना उसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ, वेक्टर को नहीं, उसको एक लाइन मान रहा हूँ मैं। सही है ना, लाइन सा, हमारा वेक्टर भी इसके ऊपर रखा हुआ है, यानी हमारा वेक्टर जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक लगता है वेक्टर। सही है, अब जो मैं प्रोजेक्शन दिखा रहा हूँ, अब लाइक यहाँ से पड़ेगी, लाइक यहाँ से पड़ेगी। सही है ना, लाइक जब यहाँ से पड़ेगी, सही है, लाइक, और इसको मुझे और बड़ा लेना पड़ेगा, इसको मुझे और बड़ा लेना पड़ेगा। सही है ना, यानी ये मेरे पास टार्च बड़ी है, मेरे पास परपेंडिकुलर लाइन लाइक जा रही है, रेज जा रही है, इस तरह से, इस तरह से। सही है, तो मेरे पास जो है जो प्रोजेक्शन बनी है, जो वेक्टर बना है, ये वाला किसके ऊपर बना है, ए के ऊपर। जैसे हमारे पास ये ए वेक्टर की प्रोजेक्शन या कंपोनेंट किसके ऊपर बनना था, अब हमारे पास जो है इस वेक्टर की, अगर मैं इसको यहां से और ऊपर लेके जाऊं इस तरह से लाइट को बनाकर,
तो ये मेरे पास जो प्रोजेक्शन बननी है इस तरह से। तो मेरे पास जो वेक्टर बना है, अगर मैं आपको शो करवाऊँ भाई वो कौन सा वेक्टर है, कलर में दूसरा लेता हूँ बल्कि, तो हमारे पास वो ये वाला वेक्टर बन रहा है, ये वाला यहाँ से लेके यह यहाँ तक, सही है, प्रोजेक्शन से। तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, मेरे मिसाल के तौर पे सी वेक्टर है, तो मैं इसको क्या कहूंगा, ये जो प्रोजेक्शन पड़ रही है मेरे पास, प्रोजेक्शन 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 ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर के ऊपर मार रहे हैं ना हम, तो बी वेक्टर के ऊपर हम मार रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन टू ए वेक्टर। जब प्रोजेक्शन बी के ऊपर लाइट मार रहे हैं तो साया किसके ऊपर बनना है, ए वेक्टर के ऊपर। तो वो हमारे पास क्या है, सी नाम दिया उसको मैंने। और ये मैं कह रहा हूं, ये चीज जो है, ये सी जो है, वो यही तो चीज है। मैं आपको दिखा लेता हूं कैसे चीज है। अगर मैं कोस थीटा एंगल निकालना चाहूं तो इधर 90 का एंगल बनना है, तो मैं क्या बोलूंगा भाई, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, तो बेस देखिए हमारे पास ये तो परपेंडिकुलर, ये तो 90 का एंगल बना रही है, ठीक है। तो एक मेरे पास जो है ना, मुझे ये क्या करना है, ये सी साइड निकालनी है जो ए वेक्टर के ऊपर बनी है, यानी यहां से लेके ये डिस्टेंस। और ए तो मेरे पास इतना है, ए तो मेरे पास यहाँ तक है, सिर्फ ये जो रेड लाइन तक है, तो मुझे ये सी चाहिए पूरा इतना बड़ा। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो है ये निकालने के लिए मेरे पास होगा, इसको मैंने सी नाम दिया इस पूरी साइड को, सही है। तो मैं बोलूंगा सी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारे पास क्या है, बी वेक्टर, सही है, या बी की मैग्नीट्यूड। अब जब बी उधर जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बी कोस थीटा इज इक्वल टू सी, जो कि हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू सी और ए वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, ये चीज हमारे पास यही चीज है। इसको मैं अगर यहाँ पर लेकर आ जाऊं, अगर मैं आपको जो है ना यहाँ से यहाँ पर लेकर आ गया मैं इसको, सही है, ये हमारे पास बराबर है उसी के, सही है। बल्कि इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। अब ये दोनों बातें जो है ना एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने कंपोनेंट्स फॉर्म में ही लिख दिया। बेसिकली हमें जरूरत कंपोनेंट्स की होती है, प्रोजेक्शन तो उसको समझ लो एक तरीका आपने कहा हुआ है निकालने का, क्योंकि हमें जरूरत तो कंपोनेंट्स की पड़ेगी ना। प्रोजेक्शन निकाल के हम क्या करेंगे किसी चीज की, तो मगर प्रोजेक्शन जो निकल रही होती है वो उसका कंपोनेंट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब जो है, अगर इसकी हम मजीद चीजें देखें, ठीक है ना, मैं यहाँ पर पहले देखता हूँ उसकी चीजें और उसको मैं ठीक तरह से कर लेता हूँ। अब इसको मिसाल हमारे पास कुछ और रिजल्ट है, अगर मैं उसको निकाल लूँ तो भाई देखिए हमारे पास जो है ना, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ भाई, हमारे पास जो रिजल्ट है, अगर मैं रेक्टेंगुलर 3 डायमेंशन प्लेन बनाता हूँ लाइक इस तरह से, ठीक है, ये मैंने एक प्लेन बनाया इधर से 3 डायमेंशन में जो है, जो कि हमारे पास क्या है, ये एक्स है और ये हमारे पास y है और ये क्या है, z है। अगर मैं यूनिक वेक्टर की बात करूं तो आपको पता है यार, इस डायरेक्शन में जो यूनिक वेक्टर होगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। और क्या होगा, आई कंपोनेंट या आई हेड, सही है। इधर हमारे पास जो कंपोनेंट जो यूनिक वेक्टर बनेगा वो जे हेड बनेगा, और इस तरफ जो हमारे पास बनेगा वो क्या बनेगा, के कैप, ठीक है। अब जब ये तीनों आई कैप, जे कैप और के कैप बनेंगे तो देखिए एक बात आपको पता है, जेड एक्सिस एक्स के परपेंडिकुलर होता है, ये तीनों आपस में ये 90 का एंगल बनाते हैं। देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, ये चीज मैंने बताई हुई, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या बात करी थी, अगर मैं जो है ना, अगर मैं मिसाल के तौर पे आई की आई वेक्टर इसको मानता हूं, या आई इसको वेक्टर मान के मैं इसकी इसी तरह से इसको चेक करता हूं भाई, आई की मैं जो है ना इसी तरह से ये चेक कर रहा हूँ फार्मूला लगा के, ठीक है ना, जो हमने अभी उसको समझा भी था। तो हमारे पास जो मैंने आई के साथ जो है ना, ये जे के साथ इसका जो है ना ये फार्मूला देखता हूँ, तो हमारे पास क्या होगा, आई की मैग्नीट्यूड, ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, आई की मैग्नीट्यूड और हमारे पास जे की मैग्नीट्यूड, और एंगल कौन सा आएगा, एंगल आपको पता है स्टूडेंट्स हमारे पास 90 डिग्री का बनता है इनके पास। जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये चीज हमारे पास किसके बराबर आएगी, तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू जो होती है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, cos 90 की जो वैल्यू होती है, cos 90 डिग्री इज इक्वल टू हमारे पास क्या होती है, 0 होती है। और cos अगर मैं बात कर लूं, हमारे पास जो है 0 डिग्री जो होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है, ठीक है। और हमारे पास जो है ना ये cos जो हमारे पास होता है 180 डिग्री, ठीक है, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1 होता है, ठीक है, ये पता होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब आई की मैं जे के साथ करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह से अगर जो है ना आप आई कंपोनेंट की जे के साथ करो, अभी मैंने चेक करा लिया, डॉट प्रोडक्ट करो, ठीक है, या आप जो है आई की जो है ना स्टूडेंट्स आप करो किसके साथ,
के साथ, सॉरी जे के साथ हो गए ना, अब के साथ कर लो, या आप कर लो, जो है आई के की या जे की डॉट प्रोडक्ट कर लो आप के साथ। तो इन सब में आपको जो आंसर मिलेगा, आप इनको वेक्टर मान लो, इनको वेक्टर मान लो, 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 ठीक है ना। तो आपको पता है इन सबके दरम्यान इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपके पास एंगल 90 का बनेगा सबके लिए। तो ये सारी वैल्यू जो आएगी आपके पास 0 के बराबर आएगी। अब ये रिजल्ट मैंने क्यों निकाला, तो इसकी भी जरूरत पड़ने वाली है बहुत, ठीक है। एक ये चीज हो गई हमारे पास। अब मैं बोलता हूं भाई आई की जो है ना, आई के साथ अगर मैं करूं, मिसाल के तौर पे अगर जो है अगर मैं इधर जो है ना, इधर आई वेक्टर लेता हूं, सही है ना, जो कि यूनिक वेक्टर है। तो मैं बोलता हूँ भाई आई यूनिक वेक्टर है मेरे पास एक, इसको मैं जो है ना आई वेक्टर के साथ ही चेक कर रहा हूँ। तो आप क्या बोलोगे भाई, आई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड, ठीक है, आई कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड आपको पता है ना कितनी होती है, 1 होती है। उस केस में तो मैंने सिर्फ आई लिख दिया था क्योंकि 0 आंसर आना था। इधर मैं लिख देता हूँ 1 आएगा, फिर हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। और कोस की वैल्यू क्या लिखोगे, तो आपको पता है यार आई की मैं आई के साथ कर रहा हूँ, तो आई अगर इधर देखो तो आपस में कोई 0 डिग्री का एंगल बना रहा है क्योंकि पैरेलल है। तो आप 0 डिग्री चेक करोगे तो आपको पता है 0 डिग्री के ऊपर जो 1 वैल्यू आती है तो आपके पास क्या होगा, ये 1 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 1। तो हमने देखा कि आई की आई के साथ करें तो हमारे पास आंसर क्या 1 आएगा। इसी तरह से आप जो है जे की जे के साथ करो, सॉरी के की के साथ करो, या जे की जे के साथ करो, आपके पास इन सब में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1 आएगा। तो मैं इधर कह सकता हूँ यार, अगर मैं आई वेक्टर को आई जो हमारे पास जे उसको जो हमारे पास जो आई जो उसको यूनिक वेक्टर में कह रहा हूँ, इसे कैप लगा लो, आप इस तरह से कर लो, बात एक ही है। अगर मैं इस तरह से करता हूँ, ठीक है ना, बल्कि इनके ऊपर जे कैप लगा लेता हूँ, इनको मैं वेक्टर या यूनिक वेक्टर ही मान लो, मैग्नीट्यूड असल में हम ले रहे होते हैं इधर, सही है ना। तो अगर जो है मैं आई वेक्टर कह लूँ, ठीक है, टाइम्स मैं इधर आई वेक्टर ले लूँ, सॉरी आई की आई के साथ करिए ना, तो आई की आई के साथ कर लें, सही है, या हम जो है ना, या हम जो है जे की जे के साथ कर लें, डॉट लगा रहा हूँ, सही ना, यानी डॉट प्रोडक्ट, या हम जो है के की के साथ कर लें यानी डॉट प्रोडक्ट, हमारे पास हमेशा आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। अब ये रिजल्ट में क्यों लेकर आया, इससे क्या जरूरत पेश आई, इससे जरूरत ये पेश आई, अच्छा इससे एक और चीज हमें पता चली कि अगर हमारे पास कोई ए वेक्टर होगा और मिसाल के तौर पर मेरे पास जो है ना, ये मेरे पास रेक्टेंगुलर, मेरे पास ए वेक्टर है, अब मैं इस ए वेक्टर को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ए वेक्टर के साथ, तो आप क्या बोलोगे भाई, ए वेक्टर जब ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड टाइम्स हमारे पास बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, मुझे नहीं पता, मगर इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या बनेगा, इन दोनों के दरमियान अगर मेरे पास ये कोई ए वेक्टर है और मैं इस ए वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो 0 पैरेलल है, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 0 डिग्री के ऊपर कोस की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1, इधर मेरे पास ये 1 आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये ए मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर। तो हमने एक और रिजल्ट देखा, अगर हमारे पास दो सेम वेक्टर हो, ए डॉट ए वेक्टर, सही, उनको मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास ए का स्क्वायर, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, सही है ना। अब मैं ए वेक्टर इस तरह से लिख लूं या मैं सिर्फ ए लिख लूं, तो ये ए जब दो वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड आती है और इसका स्क्वायर है, सही है ना, ये स्क्वायर हो रहा है, ठीक है, ये रिजल्ट आया। अब मैं आपको जो रिजल्ट बताने वाला था वो ये है कि जब आपके पास ऐसे आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट में आपके पास दो वेक्टर गिवन होंगे, ये मिसाल के तौर पे कोई भी वेक्टर हो सकता है, अगर आपके पास कोई ए वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू आपके पास 2i प्लस 3j, सही है, कैप नहीं लगा रहा हूँ, आप भले लगाना, सही है ना, मैं टाइम की वजह से कर रहा हूँ, और ये 2 कैप, और एक वेक्टर है हमारे पास बी वेक्टर, सही है, वो कहता है भाई वो बराबर है 3i के प्लस 4j के, ठीक है, और हमारे पास क्या है 3k के, सही है। तो आप इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, अगर वो बोलता है भाई ए मल्टीप्लाई आप करते हो बी वेक्टर के साथ, तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, तो देखिए सिंपली आप क्या करोगे, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए ये मेरे पास दो वेक्टर आ गए, अब इनको मैं मल्टीप्लाई अगर करूं, डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं ना, जाहिर सी बात है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, अभी इधर तो कोस थीटा तो नहीं आएगा कुछ इस तरह से, क्योंकि ये रिजल्ट अभी तो हमारे पास इधर कोस थीटा का काम नहीं, क्योंकि कंपोनेंट्स फॉर्म में। तो अभी हम क्या करेंगे भाई, जब 2 हमारे पास इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो हम क्या बोलेंगे भाई, हमारे पास आएगा 5, और आई से मल्टीप्लाई होगी क्या होता है 1, तो 1 आ गया सिंपल, ठीक है। फिर हमारे पास प्लस क्या आएगा, अगर आपको पता है 2
आई को जो है ना 2 को जो है मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता है ना, पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे फिर इससे। जब आपके पास 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और आई जे से मल्टीप्लाई होगा तो आई मल्टीप्लाई जे आपके पास क्या आएगा, आंसर 0। तो ये एक मल्टी यानी एक के बाद आप इसको 0 लिखोगे तो आपके पास ये पूरा फैक्टर या 0, आपके पास जो पूरा जो टर्म है वो खत्म हो गए। जाहिर सी बात है, ये देखो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी जे के साथ तो ये आंसर 0 कर देगी, तो फिर 2 और ये एक है, इनका आंसर ही खत्म है हमारे पास। सही है। इसी तरह से जो है फिर ये जो है हमारे पास के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये चीज भी खत्म। सही है। तो हमने ये बात यहाँ से नोट कर रहे हैं, ये जो सेम कंपोनेंट होंगे उन्हीं के साथ मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। सही है। अगर मैं बात कर लूँ भाई ये 3j है तो 3j आई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 3 तो 9 हो जाएगा, मगर ये जब j मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये फैक्टर भी खत्म। हाँ, अब अगर ये जो j है, ये j वाला जो कंपोनेंट है j के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपको पता है कितना आएगा, 12। सही है। और ये j मल्टीप्लाई हो गया क्या होता है 1, तो 1 से 12 मल्टीप्लाई हो गया क्या आ जाएगा, 12 ही। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं k को देख लूँ, ये j को k के साथ देख लूँ तो आपको पता है फिर से आंसर 0 आएगा। और इससे आप मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे 0 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई हो गया आपके पास क्या आ जाएगा, 8 ये कितना था, 3 था, तो आपके पास आ जाएगा 6k। और k की वैल्यू क्या आएगी, k मल्टीप्लाई होके 1। तो हमने ये एक बात यहाँ से नोट करी, जब दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं डॉट प्रोडक्ट में, तो हमेशा उनके हम क्या करते हैं, उनके सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर मैं जनरल रिजल्ट बना लूँ, मेरे पास कोई ए वेक्टर है, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास इसके कंपोनेंट है एक्स आई, ठीक है, प्लस हमारे पास वाई जे, सही है ना, यानी उसके एक्स वैल्यू वाई वैल्यू, और प्लस हमारे पास क्या है जेड हमारे पास के, और एक वेक्टर है बी वेक्टर। सही है। तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू कोई एक्स होगी, x1 होगी। सही है। तो ये हमारे पास क्या आ गई x1, और क्या आ गई आई, प्लस हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास होगी y1 और क्या होगी j। सही है। प्लस हमारे पास क्या होगी 2 और सॉरी z1 और हमारे पास क्या होगी k। तो जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे हम, तो इनके सेम कंपोनेंट मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरह से, मैं अगर आपको यहाँ पर शो करवा दूं, अगर मैं बोलता हूँ भाई मुझे जो है ना ए मल्टीप्लाई ए डॉट बी प्रोडक्ट करना है, तो आप किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे, आप बोलोगे ये चीज़ आपस में मल्टीप्लाई होगी, ये चीज़ आपस में और ये चीज़ आपस में, फिर उनके जो यूनिट वगैरह होंगे ना, जो भी होंगे वो आप एज इट इज बाहर लिख दोगे। जैसे मिसाल के तौर पे ये फोर्स वेक्टर है और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करवाओगे, आप बोलोगे भाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, एक्स, अब आई तो आपको पता है ना 1 दे देगा, सही है ना, तो आप इधर बोलोगे एक्स टाइम x1, ठीक है, फिर प्लस आप क्या बोलोगे y टाइम्स y1, ठीक है, फिर प्लस आपके पास क्या आ गया z टाइम z1, ठीक है। और जो इनके यूनिट आ गए, मिसाल के तौर पे जो भी इसका यूनिट होगा आप वो इस तरह से f और d लिख दोगे, ये यूनिट है इसके। 12 वो फिजिक्स के अंदर ही लिखे जाते हैं, इसमें तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ हम एक यूनिट लिख देते हैं, तो ये आपके पास आंसर आएगा। और इधर जब जैसे मैंने बोला कि कोस एंगल निकालना है, तो आप यही चीज अप्लाई करोगे, इस तरह से मल्टीप्लिकेशन करोगे, और वो मैंने आपको दिखाई भी क्यों आ रही है इस रिजल्ट से, और आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। और इसी तरह से अगर इस रिजल्ट को प्रूव कर लें भाई, तो हमारे पास क्या होगा, ए कोस ए डॉट बी अगर मैं चेक कर लूँ, तो देखिए ये हमारे पास जो इसको रिजल्ट को अगर मैं प्रूव करूं, तो हमने जो है ना 12th क्लास के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था कोसाइन रूल। कोसाइन रूल हमारे पास क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, अगर आप वो सिंधु लिख के चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कोसाइन लॉ हमारे पास होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कोसाइन लॉ, कोसाइन लॉ ये हमें कहता है कोसाइन लॉ, सही है। कोसाइन लॉ हमें क्या कहता है कि अगर एक हमारे पास ट्राइंगल हो लाइक इस तरह से, सही है, मैं आपको बता भी देता हूँ, एक हमारे पास ट्राइंगल हो लाइक इस तरह से, और अगर इसकी ए साइड हो, ये बी साइड हो और ये सी साइड हो, ठीक है, और वो बोले कि यार हमारे पास जो है ना, हमारे पास जो है ये ए साइड है, ये बी साइड है और ये बी साइड है, और मुझे ये एंगल निकालना है, इस साइड को आप कहते हो ए, इसको आप कहते हो बी साइड, इसको ये ए बी यानी ये सी साइड, ठीक है। अगर आप बोलो भाई ये 3 का एंगल निकालना, तो कोसाइन रूल बोलता है कि ये आपके पास बराबर होगा इज इक्वल टू जो आपके सामने वाली साइड है ना ए के, उसको छोड़ दो, तो आप क्या बोलोगे भाई ए को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसके बकाए जो दो साइड है ना ए और सी, उसको ले लो, तो ए का स्क्वायर करोगे प्लस आप क्या करोगे सी का स्क्वायर, ठीक है, और जो सामने वाली साइड जो थी एंगल के उसका स्क्वायर माइनस करवा लोगे, यानी बी स्क्वायर माइनस
डिवाइडेड बाय जो ऊपर आपने दो फर्स्ट वैल्यू सम करवाई है उनका प्रोडक्ट आप ले लो, यानी ए और सी का प्रोडक्ट, ठीक है, यानी 2 टाइम्स ए और सी। आप क्या करोगे, 2 टाइम ए और सी, तो ये आपके पास वो एंगल निकाल कर दे देगा। सही है। अब इसी रिजल्ट को अगर जो है ना मैं यहाँ से लूँ, कोसाइन रूल आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ टाइम की वजह से। तो आप इधर अगर कोसाइन रूल निकालना चाहो दो वेक्टर्स के दरमियान, सही है, अगर दो वेक्टर्स के दरमियान कोसाइन रूल निकालना चाहो तो देखिए हमारे पास जो है ना ये दो वेक्टर्स आ गए, मिसाल के तौर पे ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, बी वेक्टर। सही है। तो ये आपके पास दो वेक्टर है और ये एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं। अब आपको क्या चाहिए, ये वाली साइड चाहिए। सही है। अब ये वाली साइड आप कैसे निकालोगे, तो आप 2 मिनट के लिए किसी एक वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर मान लो। जब नेगेटिव वेक्टर मानोगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये वेक्टर यहाँ पर आ जाएगा। तो आप क्या बोलोगे, ये बी वेक्टर इसकी टेल से मिला हुआ है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इस तरह से आएगा। मिसाल के तौर पे 2 मिनट के लिए आप इसको नेगेटिव वेक्टर मान लो, तो आप क्या बोलोगे कि हमने इधर क्या करा है, इधर हमने क्या है ए माइनस बी वेक्टर किया है ना, यानी ये इसकी जो मुंह इधर आ गई ना, तो आप क्या कर रहे हो, ये आपके पास पहले पॉजिटिव वेक्टर था, आपने नेगेटिव बनाया, तो अब इन ए माइनस बी का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो ए माइनस बी आएगा, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर आपने इसकी जो है ना वो डायरेक्ट वो वैल्यू निकाल ली इस वेक्टर की। अब जो है ना बाकी आप जो है इस वेक्टर को ऐसे ही रहने दो और इस वेक्टर को भी ऐसे रहने दो, तो आपके पास ये जो है ना वेक्टर इस तरह से आ गया। सॉरी, ये वेक्टर जो है ना आपके पास इस तरह से बना, ये वाला ए माइनस बी वेक्टर, ये ए माइनस बी वेक्टर आपके पास इस तरह से बना है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल को निकालना चाह रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई, कोस थीटा मेरे पास बराबर हो जाएगा किसके, ये एंगल के सामने वाली साइड क्या है आपकी, ए बी है, माइनस ए बी है ना, इसको आप कोई सी साइड कह लो मिसाल के तौर पर अभी। सही है, ताकि आप जो है ना ए बी नहीं लिखो, तो मैं इधर क्या लिखूंगा, इधर मैं कह लेता हूँ भाई माइनस ए बी मेरे पास सी के बराबर ये वाली साइड, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे भाई, सामने वाली साइड को छोड़ के ए और बी का स्क्वायर करना है, तो ए का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या होगा, बी का स्क्वायर और माइनस सी, इस ए बी को आपने के लिया माइनस सी, तो माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। आपके पास क्या आ गया, ए क्या है आपके पास ए और बी आपके पास क्या है बी, ठीक है। जब आपके पास ए और बी सेम है, सही है, तो आप इधर क्या करोगे, आप जो है ना आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ये, हमें तो वो रिजल्ट प्रूफ करना है ऊपर वाला जो है, तो आप जो है स्टूडेंट्स ये करोगे कि आप जो है 2ab को उधर लेके जाओगे, तो आपके पास होगा 2ab और क्या आ जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आपके पास आ जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद जो है ना स्टूडेंट्स मैं एक काम ये कर लेता हूँ, माइनस सी स्क्वायर, मैं सी को जो है उधर लेके जाता हूँ और इस चीज को मैं जो है ना राइट साइड पे लेके आता हूँ। सही है। तो मेरे पास जो है ना, मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं भाई, ये c मेरे पास उधर जाएगा, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस हमारे पास b का स्क्वायर, ठीक है, हमारे पास माइनस हो जाएगी सारी वैल्यू, तो 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा, ठीक है। और अगर इधर जो है स्टूडेंट्स आपको पता है ये c स्क्वायर, अच्छा याद रहे ये आपके पास वेक्टर्स हैं, ये आपके पास क्या है, वेक्टर्स हैं, ये आपने वेक्टर्स लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं, सही है ना, तो ये वेक्टर है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, बल्कि वेक्टर नहीं लेते, इस तरह से नहीं लेते, मैं गलत कर दूंगा, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं अभी तो हम सिर्फ, सही है ना, हम क्या ले रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड। सही है। अब आपको पता है ऊपर मैंने क्या रिजल्ट बताया था कि हमारे पास जब कोई चीज मैग्नीट्यूड में लिखी हुई हो, इस वाले रिजल्ट को मैं लेकर आऊं, तो देखिए ये मेरे पास क्या है, अगर कोई हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है सी स्क्वायर लिखी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास लिखा हुआ है सी टाइम्स सी, यानी ये हमारे पास लिखा हुआ है सी टाइम्स सी, यानी हमारे पास जो मैग्नीट्यूड लिखी है वो हमारे पास प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट हो रहा है किसका, सी वेक्टर का, इज इक्वल टू, अगर इधर मैं बी को देखूं तो भाई बी क्या है, ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मेरे पास किसके बराबर होगा, तो यानी दो वेक्टर यानी ए आपस में डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, यानी ए डॉट ए, यानी इन ये हमारे पास मैग्नीट्यूड से अब क्या आ गए, वेक्टर आ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बी करूं तो बी क्या आएगा हमारे पास, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ठीक है, -2a, ये हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज, ये वेक्टर हमने बदल दिए मैग्नीट्यूड से, तो हमारे पास क्या आ गया, ए बी कोस थीटा, सही है। अब इसको जो है स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लेकर आऊँ तो हमारा रिजल्ट प्रूफ होने वाला है, ठीक है ना। तो हमारे पास सी किसके बराबर था, सी बराबर था ए माइनस बी, तो ए माइनस बी वेक्टर, सही है, सही है। इसी तरह से हमारे पास ये क्या है, ये डॉट हो रहा है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ गया, इज इक्वल टू ए डॉट ए, सही है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया बी, ये हमारे पास क्या आ गया, डॉट बी, ठीक है, और हमारे पास आ गया माइनस कोस ए
माइनस कोस ए बी और क्या आ गया कोस थीटा। सही है। अब स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे पास इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो हमारे पास जब ए बी ए से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए डॉट ए वेक्टर, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ये हो जाएगा माइनस ए वेक्टर और हमारे पास क्या हो जाएगा बी वेक्टर, ठीक है। फिर हमारे पास जो है माइनस ए बी, तो हमारे पास क्या होगा माइनस ए बी, यानी जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए डॉट ए, यानी मल्टीप्लीकेशन हो रही है। सही है, सिंपल, इधर डॉट मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रही, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या होगा माइनस बी मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा बी थीटा। सही है, प्लस बी थीटा। सही है ना, सॉरी ये बी टाइम्स हमारे पास क्या हो जाएगा बी। सही है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया ए डॉट ए। सही है, हमारे पास फिर प्लस हमारे पास क्या आ गया बी डॉट बी वेक्टर, ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। माइनस टू ए कोस कोस थीटा। इधर देखो ये वेक्टर जो है इससे खत्म हो जाएगा, इसका एक इनवर्स बहुत सारी ऐड करेंगे, ये वेक्टर इससे खत्म हो जाएगा। सही है, ठीक है ना। और इधर हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस टू, ये वेक्टर्स हैं, माइनस टू ए वेक्टर और क्या आ जाएगा बी वेक्टर। सही है, इज इक्वल टू माइनस टू ए की मैग्नीट्यूड और बी की मैग्नीट्यूड, इधर बी की मैग्नीट्यूड नहीं लिखी तो बी मैग्नीट्यूड और क्या आ गया cos थीटा इज इक्वल टू, इधर से देखो दो दो से डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास सिंपल क्या बचेगा, हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर टाइम्स बी वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी, ए की मैग्नीट्यूड बी की मैग्नीट्यूड और क्या आ गया cos थीटा। तो हमने इसको क्या कर लिया प्रूव भी कर लिया है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।